सीजन 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीजन 1 एंड हुआ था। किफरे कहता है कि वह उन सब की रक्षा करेगा। आखिरकार यही एक गुरु का कर्तव्य होता है। वह मुस्कुराया और उन्हें भरोसा दिलाते हुए बोला कि उसकी बात ध्यान से सुने। चाहे कुछ भी हो जाए, वे उसके पास से बिल्कुल भी दूर नहीं जाएंगे। इसके बाद किफरे प्राचीन स्वर्ण रमानोन लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, और जैसे ही उसने अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिकाए, उसने महसूस किया कि उनके नीचे की जमीन अस्थिर थी। चारों ओर हल्की रोशनी थी और देखने की सीमा भी बहुत कम थी। फिर भी उसने कहा कि इनमें से कोई भी चीज एक चुड़ैल के लिए बाधा नहीं बन सकती। उसने अपने पाम कॉयर में मौजूद जादुई मंत्रों का उपयोग करते हुए पानी का एक जादू किया, जो धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगा। जैसे ही वह किसी नुकीली वस्तु का रूप लेने लगा, किफरे ने उसमें कॉन्ज्यूरिंग इंक मिला दी और समझाया कि संधि होने के दिन से यह कि नियम बना दिया गया था कि कोई भी चुड़ैल कभी युद्ध या झगड़े में सहायता नहीं करेगी। फिर उसने उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? और खुद ही उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि जब कोई चुड़ैल के सामने खड़ा होता है तो उसे लड़ाई कहना भी मुश्किल होता है। इतना कहकर उसने अपने पाम कॉयर को सामने की ओर तेजी से घुमाया। तभी स्वर्ण लोगों में से एक ने तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन किफरे ने बड़ी आसानी से उस वार से बचाव कर लिया। चलते चलते उसने पानी और कॉन्ज्यूरिंग इंक से बनी धारदार ब्लेड को जमीन पर फेंक दिया। उसी समय दूसरे स्वर्ण लोग भी उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, पानी की वह ब्लेड अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गई और उन सभी को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद किफरे ने उस ब्लेड से निकले विशाल जलराशि को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करना शुरू कर दिया, और फिर सुनामी की तरह वह विशाल जलराशि बाकी स्वर्ण लोगों पर टूट पड़ी, जिससे उसके सामने एक भयंकर बाढ़ आ गई। यह देखकर तातिया हैरान रह गई और बोली, कमाल है, मास्टर ने इतना विशाल जादुई सील ऐसे बना दिया मानो यह उनके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि किफरे का चित्र बनाने वाला हाथ बुरी तरह घायल हो चुका होगा। उधर किफरे अपनी चोटों और थकान के कारण भारी भारी सांसें ले रहा था। तातिया ने यह भी देखा कि वह जादू चलाने के लिए पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा था, मानो उसके घायल हाथ में अब अपनी पेन, जादुई कलम को ठीक से पकड़ने की भी ताकत नहीं बची हो। फिर उसने कोको से कहा, किफरे इस तरह अकेले ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकते, हमें उनकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेकिन कोको ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर तातिया चिंतित हो गईं। असल में कोको को घबराहट का तेज दौरा पड़ रहा था। उसने तातिया से माफी मांगते हुए कहा कि उसका शरीर कांपना बंद ही नहीं हो रहा है। उसने समझाया कि रमानोन लोगों को देखकर उसे अपनी मां की याद आ गई और इसी वजह से उसकी यह हालत हो गई थी। तातिया उसकी भावनाओं को समझ गई। उसने कोको को गले से लगा लिया और मन ही मन सोचा, बिल्कुल जिस तरह निषिद्ध जादू इंसानों के शरीर को सोने में बदल देता है, उसी तरह वह उन निषिद्ध जादुओं जैसा ही है जो लोगों को पत्थर में बदल देते हैं। जैसे ही उसके मन में लोग शब्द आया, तातिया को अचानक कुछ महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई। वह तुरंत खड़ी हो गई। इधर कोको अब भी कांप रही थी। तब तातिया ने अपनी मिरर क्लोक ऑफ बोरो शेड को कोको के ऊपर ओढ़ा दिया। यह देखकर कोको चौंक गई और उसने तातिया का धन्यवाद किया। जैसे ही उसने अपनी चोगा और टोपी पहनी, उसने कहा कि डर की वजह से वह लगभग अपनी सबसे महत्वपूर्ण बात भूल ही गई थी। उसने आगे कहा कि एक जादूगर होने के नाते उनका एक कर्तव्य होता है और वह उस कर्तव्य का सम्मान सबसे बढ़कर करना चाहती है। इसके बाद दृश्य फिर से किफरे की लड़ाई पर लौटता है। ऐसा लग रहा था कि उसके द्वारा पैदा की गई बाढ़ का प्राचीन स्वर्ण रमानोन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ था। यह देखकर किफरे ने अपना चोगा उतारा और उसे पानी में डुबो दिया। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उससे चिपका हुआ पानी धीरे धीरे जमकर बर्फ के क्रिस्टल में बदलने लगा। फिर उसने उसी जमी हुई बर्फ को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी ओर दौड़ते स्वर्ण लोगों पर हमला कर दिया। किफरे ने कहा कि ऐसा लगता है वे चुड़ैलों के प्रति अपनी दुश्मनी छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखते। इसके बाद उसने एक और जादुई मंत्र तैयार किया। उसने कहा कि वह उन्हें घायल नहीं करना चाहता। जैसे ही उसने जमीन पर बनाए गए जादुई चिन्ह को सक्रिय किया, पानी की बेहद तेज और सघन धाराएं बाहर निकलीं और स्वर्ण लोगों में से एक को जोरदार टक्कर मार दी। लेकिन जैसे ही उनमें से एक गिरा, उसकी जगह तुरंत दो और स्वर्ण लोग खड़े हो गए। यह देखकर किफरे झुंझला गया और बोला, आखिर इनकी संख्या कितनी है? अपने पूरे शरीर में उठ रहे तेज दर्द को महसूस करते हुए उसने सोचा कि उनकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और तभी जब वह यह सोच रहा था कि अगर उसने इस लड़ाई को जल्द खत्म नहीं किया तो क्या होगा, अचानक उसके पीछे से सुनहरे तंबू, गोल्डन टेंटिकल्स निकल आए और जिसने भी उन्हें नियंत्रित किया था उसने किफरे को कसकर जकड़ लिया। उस सुनहरी स्त्री ने किफरे से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम अपनी सारी शिकायतें और नफरत को यूं ही भुला देंगे? क्या हम उस घृणा को नजरअंदाज कर दें जो प्राचीन काल से हमारे भीतर पलती आ रही है? फिर उसने कहा कि ऐसा सोचना भी असंभव है। उसने आगे कहा,
जिस तरह सोने से बने हमारे शरीर समय के प्रभाव के आगे नहीं झुकते, उसी तरह हमारा क्रोध भी हमेशा के लिए अमर और चमकदार रहेगा। उसने यह भी कहा, हमारे दर्द और पीड़ा को केवल वही समझ सकता है जिसने खुद उसे सहा हो। इसलिए हम तुम्हें भी वह सब दिखाएंगे ताकि तुम हमारी यातना को पूरी तरह समझ सको। जैसे ही वह सुनहरी स्त्री किफरे को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसके पास अचानक किसी चीज के छोटे छोटे गुबार दिखाई देने लगे। जब उसने उधर देखा तो वहां रेत से बने अनगिनत विशाल फूल खिले हुए थे। यह देखकर वह हैरान रह गई और उसका ध्यान किफरे से हट गया। किफरे तुरंत समझ गया कि यह जादू किसका है। उसी समय तातिया बोली, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपकी अनुमति के बिना ऐसा किया, लेकिन मैं बस खड़ी होकर कुछ न करते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आगे कहा, हो सकता है कि हम अभी केवल प्रशिक्षु जादूगर हों, लेकिन हम भी जादू कर सकती हैं। इसी वजह से बाकी स्वर्ण लोगों का ध्यान तातिया की ओर चला गया। वे उसकी तरफ बढ़ने लगे और कहने लगे, यहाँ एक और है। चुड़ैलें तो बढ़ती ही जा रही हैं। उनमें से एक ने तो तातिया को ओडियस कहकर भी पुकारा। यह सुनकर किफरे घबरा गया और जोर से चिल्लाया, तातिया, ऐसा मत करो। किफरे ने तातिया से पूछा, तुमने अपना मिरर क्लोक क्यों उतार दिया? अगर तुम और कोको उसे ओढ़े रहते तो तुम दोनों ब्रश बडीज की एक जोड़ी लगते और सुरक्षित रहते। तुम लोग वहां से आसानी से निकल भी सकते थे। तातिया ने जवाब दिया कि अगर उसे स्वर्ण लोगों से बात करनी थी तो उसके लिए मिरर क्लोक उतारना जरूरी था। तभी वह सुनहरी स्त्री जिसने किफरे को जकड़ रखा था, तातिया के पास आई और उससे पूछा, तुम हमसे बात क्यों करना चाहती हो? उसने तातिया की ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत लापरवाह हो। फिर उसने उसे छोटी चुड़ैल कहकर संबोधित किया और बोली, अच्छा बोलो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे कोई शब्द हैं जो हमारा मन बदल सकते हैं? तातिया ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, मुझे ऐसा ही विश्वास है। मुझे यकीन है कि स्वर्ण लोग हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि रमानोन भी हमारी तरह इंसान है। सुनहरी स्त्री चुपचाप उसकी बात सुनती रही। तातिया ने आगे कहा, जब कोई चुड़ैल प्रशिक्षु बनती है तो उसे सबसे पहला पाठ उन जादुई मंत्रों के बारे में पढ़ाया जाता है जिन्हें प्राचीन समय की चुड़ैलों ने इस्तेमाल किया था। हमें उन मंत्रों की क्रूर और दिल तोड़ देने वाली विरासत के बारे में सिखाया जाता है। साथ ही यह भी कि हम सबको हमेशा सावधान रहना चाहिए ताकि ऐसा अंधकारमय युग फिर कभी इस दुनिया पर न लौटे। फिर उसने उस स्त्री से कहा, मुझे सबसे ज्यादा वे जादू पसंद हैं जो लोगों के दिल में कृतज्ञता का भाव पैदा करें। ऐसे जादू जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाएं, और ऐसे जादू जो उन लोगों को हिम्मत दें जो दुखी हों, पीड़ा में हों और जिन्हें मेरी मदद की जरूरत हो। टाटिया ने कहा, यही वह अध्ययन का मार्ग है जिस पर हम प्रशिक्षु चुड़ैलें चलती हैं, और यही वह तरह की चुड़ैलें हैं जो हम बनना चाहती हैं। इसके बाद वह उस स्वर्णिम महिला के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया हमारे गुरु को रिहा कर दीजिए और हमें सुरक्षित जाने की अनुमति दीजिए। कोको यह सब देखकर टाटिया को एकटक निहारने लगी। तभी स्वर्णिम महिला ने पूछा, तुम अपनी इन बातों को कैसे साबित करोगी? उसने कहा, जादू ने हमें कभी मुक्ति नहीं दी। फिर उसने समझाया, वह आदमी ऐसे समय में बीमार पड़ा था जब हर बीमार व्यक्ति को सजा के रूप में मूर्ति बना दिया जाता था। वह ऐसे युग में बूढ़ा हुआ जब जो भी व्यक्ति छड़ी के सहारे चलता था उसे दीवार पर उभरी हुई नक्काशी रिलीफ टेस्ट में बदल दिया जाता था। विदेशी भूमि से आए लोगों की तरह ही वे आत्माएं भी बेसहारा और दरिद्र हो गईं। इसी तरह बदसूरत, कमजोर और अंत में वे सभी लोग भी जिन्होंने उस क्रूर अन्याय का विरोध किया। हजारों वर्षों तक हम उस भूली बिसरी भूमि की गहराइयों में इंतजार करते रहे, अपने भीतर उस प्राचीन क्रोध को पालते हुए। यह सुनकर टाटिया के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। तभी वह महिला आगे बोली, अगर यह नन्ही चुड़ैल सच में दावा करती है कि दुनिया बदल चुकी है तो उसे यह साबित करना होगा। टाटिया ने पूछा, आपका मतलब क्या है? इस पर स्वर्णिम महिला ने आगे कहा, मेरा मतलब उस चीज से है जिसकी तलाश बाहरी दुनिया में हर जीव करता है, लेकिन जो हमारे पास कभी नहीं रही और जिसे हमें कभी दिया भी नहीं जा सकता। टाटिया को यह बात समझ में आ गई और उसने पूछा, क्या आप मुझे कोई पहेली पूछ रही हैं? तभी किफरे कुछ कहने ही वाला था कि उसे जवाब पता है, लेकिन स्वर्णिम महिला ने उसे चुप करा दिया और बोली, यह प्रश्न उस बच्ची के लिए है। इसके बाद टाटिया ने पूछा, क्या यह ऐसी चीज है जो हमारे पास भी है? महिला ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। फिर टाटिया ने पूछा, क्या यह सिर्फ इंसानों के लिए होती है? महिला ने उत्तर दिया, नहीं। टाटिया ने फिर पूछा, क्या यह ऐसी चीज है जिसे जादू के माध्यम से किसी और को दिया जा सकता है? यह सुनकर स्वर्णिम महिला उसकी ओर झुक गई और बोली, यही तो वह चीज है जिसे जादू ने हमसे छीन लिया। टाटिया ने घबराकर पूछा, अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो क्या होगा? महिला ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तब इन चुड़ैलों को वही अंजाम मिलेगा जिसकी वे हकदार हैं। इनमें किफरे और हमारा बंदी भी शामिल होगा। इसके बाद वे एक और व्यक्ति को वहां लेकर आए। सबके सामने वह एलायरा निकली जो बेहोश थी। उसे देखते ही कोको स्तब्ध रह गई और घबराकर चिल्ला उठी। वह तुरंत अपना चोगा उतारकर एलायरा की ओर दौड़ी और घबराते हुए पूछने लगी, मिस एलायरा, क्या आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? लेकिन स्वर्णिम महिला ने अपनी तलवार आगे करके उसे रोक दिया। उसने कहा, जब तक सही उत्तर नहीं दिया जाता तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। कोको की चिंता देखकर टाटिया तुरंत उसके पास गई और पूछा,
कोको, क्या तुम ठीक हो? कोको ने घबराकर कहा। मिस एलायरा पूरी तरह बेहोश हैं। टाटिया ने चिंता से कहा। उम्मीद है कि वे सुरक्षित होंगी और अभी तक अगॉट और बाकी लोगों का भी कोई पता नहीं चला है। इसके बाद टाटिया ने कोको से कहा, हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। आओ, हम दोनों मिलकर सोचते हैं। कोको ने उसकी बात मान ली। कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों को अब भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब टाटिया ने थककर कहा, मैंने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। कोको ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि जवाब इतने ज्यादा हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि सही कौन सा है। उसने आगे कहा, यहाँ न सूरज की रोशनी है, न स्वादिष्ट खाना और न ही आरामदायक बिस्तर। वह सोचने लगी कि अगर उसे सच में इनमें से केवल एक चीज चुननी पड़े तो वह क्या चुनेगी। तभी किफरे बोला, हमें उसकी बात के मूल अर्थ पर ध्यान देना चाहिए। उसने पूछा, ये सारी चीजें आखिर किस बात का प्रतीक हैं? उसकी यह बात सुनकर कोको का ध्यान उसी ओर गया। फिर किफरे ने समझाया, जादू केवल तकनीक और विचारों से ही परिभाषित नहीं होता, इसका एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है, और वह है उसका उद्देश्य। उसने कोको से पूछा, जब लोग चुड़ैलों के पास मदद मांगने आते हैं तो वे उनसे क्या पाना चाहते हैं और चुड़ैलें उन्हें क्या देना चाहती हैं? अगर तुम इस बात का सही उत्तर ढूंढ लोगी तो तुम्हें इस पहेली का जवाब भी मिल जाएगा। कोको लोगों की उन इच्छाओं के बारे में सोचने लगी जो वे चुड़ैलों से पूरी करवाना चाहते हैं। फिर उसने और टाटिया ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार कोको बोली, मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। जबकि टाटिया इस बात को लेकर असमंजस में थी कि कोको आखिर क्या कहने वाली है। कोको लगातार सोचती रही। वह मन ही मन उस चीज के बारे में विचार कर रही थी, ऐसी चीज जिसकी तलाश हर कोई करता है लेकिन जिसे किसी को दिया नहीं जा सकता। ऐसी चीज जो वहां किसी के पास नहीं थी, और ऐसी अनमोल चीज जिसे जादू ने उनसे छीन लिया था। वह धीरे धीरे स्वर्णिम महिला की ओर बढ़ी और कुछ झिझकते हुए बोली, मुझे लगता है इस पहेली का उत्तर सुकून, आराम है। उसने आगे कहा, सोने से बना शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही नष्ट होता है, इसलिए आप और यहाँ मौजूद बाकी सभी लोग हमेशा के लिए इस पीड़ा से बंधे हुए हैं। आप लोगों को कभी आराम या नींद नसीब नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही जैसे मेरी माँ के साथ हुआ था। इतना कहकर कोको ने अपना चोगा उतार दिया। फिर उसने कहा, मुझे डर है कि मुझे ऐसा कोई जादू नहीं आता जो आपको सुला सके, और वैसे भी ऐसा जादू करना निषिद्ध है। लेकिन इसके बाद उसने स्नग स्टोन बाहर निकाला और कहा, हालांकि मेरे पास मास्टर अली का दिया हुआ यह उपकरण है। इसके बाद उसने समझाना शुरू किया कि यह क्या है, कि यह जादू ज्यादातर मन की शांति देने के लिए बनाया गया था, इसलिए जरूरी नहीं था कि इससे उन्हें सचमुच नींद आ जाती। लेकिन इसके अंदर यह उम्मीद जरूर थी कि जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसे सुकून भरा आराम मिल सकेगा। यह एक कोमल और सुखद जादू था, इसलिए शायद यह काम कर जाए। यह सुनहरी महिला ने उस स्नग स्टोन को अपने हाथ में लिया और बोली, इसमें गर्माहट तो है, लेकिन यह काफी नहीं है, हमें इससे भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि सिर्फ इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनकर कोको घबरा गई। उसने माफी मांगते हुए जल्दी जल्दी कहा, मैं इससे बड़ा जादुई चिन्ह बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बड़े सील के हिसाब से जादुई संकेतों में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि कोको अपनी बात पूरी कर पाती, सभी सुनहरे लोग वहां से चलने लगे। उन्हें इस तरह जाते देख तातिया हैरान रह गई। वे सभी रास्ते के आखिर में मौजूद एक बड़े गोलाकार पत्थर के मंच की ओर बढ़े, जहां जाकर इकट्ठा हो गए। फिर सुनहरी महिला ने उस स्नग स्टोन को उस विशाल संरचना के बिल्कुल बीच में रख दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, वह संरचना तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठी। यह देखकर तातिया ने किफरे से पूछा, यह क्या है? किफरे ने जवाब दिया, यह एक आर्केन लेंस ऑफ एम्प्लीफिकेशन है। यह किसी भी जादुई सील के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। यह बहुत प्राचीन प्रकार का जादू है, जिसका इस्तेमाल युद्धों के समय किया जाता था। जैसे ही उस जादू का प्रभाव बढ़ा, सभी सुनहरे लोग खुशी से भर उठे, क्योंकि उन्हें लंबे समय बाद अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई। सुनहरी महिला बोली, हम बहुत लंबे समय से ठंड और दर्द सहते आ रहे हैं, आखिरकार अब हमें आराम मिल सकेगा। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। कुछ ही क्षणों बाद उस अत्यधिक गर्मी की वजह से उनके सुनहरे शरीर पिघलने लगे। यह भयावह दृश्य देखकर तातिया डर के मारे कांप उठी। किफरे ने समझाया कि अपने आप में आरूजो का जादुई सील पूरी तरह संतुलित था। उसे छूने पर हल्की गर्माहट महसूस होती थी, लेकिन वह इतना गर्म नहीं था कि किसी को जला सके। लेकिन उसने आगे कहा कि अगर इस सील का लापरवाही से रमनॉन के एम्प्लीफिकेशन लेंस के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसे नहीं लगता कि इसका प्रभाव इतना हल्का रहेगा। यह सुनते ही कोको तुरंत सुनहरे लोगों की ओर दौड़ पड़ी। वह बार बार कह रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इन्हें रोकना होगा। लेकिन किफरे ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसा मत करो। कोको फिर भी रमनॉनों को पुकारते हुए चिल्लाई, रुको, कृपया रुक जाओ। दौड़ते हुए उसके मन में ख्याल आया कि वह अभी भी टावर ऑफ टोन्स से बहुत दूर है। उसे जादुई सीलों को उल्टा करना और जादू की कई दूसरी चीजें अभी सीखनी बाकी हैं। लेकिन उसे विश्वास था कि एक दिन वह इतनी काबिल जरूर बन जाएगी कि उनकी मदद कर सकेगी। इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
दुख से रोते हुए वह लगातार उनसे विनती करती रही, कृपया मत जाओ। लेकिन तभी किफरे ने अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके उसका रास्ता रोक दिया, जिससे कोको को मजबूर होकर उसकी तरफ देखना पड़ा। किफरे ने उससे कहा, तुम इससे ज्यादा पास नहीं जा सकती, अगर गई तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। कोको अभी उससे बहस ही करने वाली थी कि तभी सुनहरी महिला ने अचानक कहा, हम तुम्हारे आभारी हैं। यह सुनते ही कोको के पैरों में जान नहीं रही और वह वहीं गिरने लगी। तभी तातिया तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे संभाल लिया। रोते हुए कोको ने पूछा, तुम लोग मेरा धन्यवाद क्यों कर रहे हो? फिर वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हारी स्थिति बेहतर हो सके, फिर भी तुम लोग मेरे आभारी क्यों हो? तातिया ने कोको को गले लगा लिया और कहा, मैं भी यह नहीं समझा सकती कि उन्होंने तुम्हारा धन्यवाद क्यों किया, लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे फिर कभी किसी का ऐसा धन्यवाद सुनने को न मिले, क्योंकि वह धन्यवाद बहुत दुख भरा था। कोको ने भी तातिया को गले लगा लिया और बोली, हाँ, मैं भी यही महसूस करती हूँ। उधर विशाल जादुई एम्पलीफायर अब भी चमक रहा था। तभी किफरे एलायरा के पास पहुंचा और उसे जगाने की कोशिश करते हुए बोला, एलायरा, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? खुशनसीबी से एलायरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। किफरे को अपने सामने देखकर वह हैरान रह गई। किफरे ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम वापस होश में आ गई। क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? एलायरा ने कमजोर आवाज में पूछा। आखिर क्या हुआ था? किफरे अब भी प्रशिक्षु जादूगरों के बारे में बताना शुरू ही करने वाला था कि तभी अचानक उसका शरीर जवाब दे गया और वह एलायरा के कंधे पर गिर पड़ा। यह देखकर एलायरा ने कहा, आराम करो, तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब लग रही है। इसके बाद एलायरा ने तातिया की ओर देखा और पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या वे भी यहाँ हैं? तातिया ने जवाब दिया, नहीं, हमें अभी तक वे नहीं मिले हैं। एलायरा बोली, हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा और यहाँ से निकलना होगा। हम पर ब्रिम्ड कैप्स में से एक ने हमला किया था। उसने पल भर में मुझे पकड़ लिया था। उसने आगे बताया, मैंने पूरी ताकत से उसका विरोध किया और जो कुछ भी मेरे पास था उससे उस पर हमला किया, लेकिन उसने मुझे जोर से नीचे इस जगह पर गिरा दिया। एलायरा ने आगे कहा, मुझे तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं वहां से बिना किसी निशान के बचकर निकल आई। कोको ने हैरानी से पूछा, आपका क्या मतलब है? तब एलायरा ने समझाया, मेरा मतलब टैटू से है, यानी ऐसा जादुई सील जिसे सीधे शरीर पर बनाया जाता है। इसी दौरान दृश्य में इगोट दिखाई देती है, जो यूनी के बदले हुए शरीर को ध्यान से देख रही होती है। एलायरा आगे कहती है, एक बार अगर ऐसा जादुई सील शरीर के मांस में समा जाए तो वह परिवर्तन हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। उसके बाद पहले जैसी स्थिति में लौटना संभव नहीं होता। उधर एगोट यूनी पर नजर रखे हुए थी। तभी यूनी रास्ते के किनारे जाकर जोर से दर्द भरी आवाज निकालने लगा। इसके बाद वह उसी जगह कुछ चक्कर लगाने लगा और फिर अचानक रास्ते से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उसका शरीर जमीन से जोर से टकराया। दर्द के कारण वह चीख उठा और यह दृश्य देखकर एगोट ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद यूनी धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी वह लड़खड़ाते हुए किसी दिशा में चलने लगा। एगोट ने समझ लिया कि वह किसी भी कीमत पर उस रास्ते को छोड़कर अंधेरे की ओर जाना चाहता था। अब उसे इस बात की भी परवाह नहीं रही थी कि ऐसा करते हुए वह खुद को कितनी गंभीर चोट पहुंचा सकता है। खुशकिस्मती से एगोट ने उसके शरीर से गिरी हुई एक शल्क उठा ली और उसे एक गाइडेंस ऑर्ब के अंदर रख दिया। अब उसे यूनी का पता खोने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उस ऑर्ब की मदद से वह उसका पीछा कर सकती थी। अपने मन में एगोट ने सोचा, अगर यूनी मुझे बचाने नहीं आया होता तो आज अंधेरे में भटकने वाली मैं होती। एगोट ने मन ही मन सोचा कि शायद यही वजह है कि उसे यूनी की हर हाल में मदद करनी होगी। लेकिन अब उसके शरीर पर वह जादुई टैटू बन चुका था और उसे किसी भी तरह मिटाया नहीं जा सकता था। यही सोचकर वह खुद से सवाल करने लगी, मैं उसे वापस पहले जैसा कैसे बनाऊं? मैं उसे उसकी पुरानी अवस्था में कैसे लौटा सकती हूँ? कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद एगोट आगे बढ़ने लगी। तभी यह पता चला कि हवा में तैरने वाला ब्रिम्ड कैप्स का एक सदस्य उन दोनों पर नजर रखे हुए था। वह उन्हें देखते हुए अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था और बोला, यह तो बेहद दिलचस्प है। फिर उसने कहा, कितना अफसोस है कि ये निषिद्ध जादू समय के साथ खो गए। अगर मेरे पास समय होता तो मैं इसका और गहराई से अध्ययन करता। उसी समय उसके चोगे से अचानक कई रस्सियां निकल आईं और तेजी से उड़ते हुए सीधे यूनी की ओर बढ़ीं। देखते ही देखते वे सभी रस्सियां यूनी के पूरे शरीर से लिपट गईं। उस व्यक्ति ने यूनी से कहा, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। इसके बाद वह रस्सियों की मदद से यूनी को अपने साथ ले जाने लगा। वह आगे बोला, मेरा शोध अभी इंतजार कर सकता है, पहले हमें इसे उस लड़की के पास ले जाना होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हमारी योजना उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। उधर एगोट छिपकर यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर ये लोग किस योजना पर काम कर रहे हैं? वह यह भी सोचने लगी कि ये लोग कोको के पीछे पड़ने के लिए पूरी तरह दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार उठ रहा था, आखिर क्यों? एक ऐसी लड़की के लिए
जो देखने में बिल्कुल साधारण और आम लगती है और जो अब हमारी तरह ही एक सामान्य इंसान है, उसके लिए ये लोग इतनी दूर तक जाने को क्यों तैयार हैं? एगॉट ने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने मन ही मन कहा, मैं इसका जवाब बाद में ढूंढ लूंगी। अभी सबसे जरूरी बात यूइनी को वापस लाना है। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ी यूइनी की शल्क पर फिर से रिप्लिकेटिंग स्पेल का इस्तेमाल किया और उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ गई। इसी दौरान कहानी का दृश्य बदलकर रिशे और मरफैंड्स के पास पहुंच जाता है। रिशे उन दोनों जानवरों के सामने अपनी झुंझलाहट जाहिर करते हुए कहती है, तुमने सुना था ना, एगॉट ने कहा था कि मुझमें यूइनी की मदद करने की काबिलियत ही नहीं है। वह कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर धीरे से कहती है, असल बात यह है कि उसकी बात मुझे इसलिए चुभी क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह सही कह रही थी। रिशे आगे कहती है, मुझे पता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती, और सच कहूं तो मुझे उससे कोई परेशानी भी नहीं थी। फिर वह कहती है, मुझे ऐसा ही रहना था क्योंकि मैं हमेशा डरी हुई रहती थी। वह अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग अपनी इच्छाएं या उम्मीदें मुझ पर थोप दें, और मैं यह भी नहीं चाहती थी कि इस सब के बीच मैं खुद को ही भूल जाऊं। इसके बाद कहानी 4 साल पहले की यादों में चली जाती है, जब रिशे ने अभी क्लियर में प्रवेश भी नहीं किया था। वहां एक जादूगरनी दूसरी जादूगरनी से कह रही थी, मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन रिशे हमेशा से ही बहुत जिद्दी रही है। वह आगे कहती है, उसने जिद पकड़ ली है कि वह अपने बड़े भाई के साथ ही पढ़ाई करेगी। तभी एक बुजुर्ग जादूगर ने कहा, रिलिफिन ने खुद को एक आदर्श प्रशिक्षु जादूगर साबित किया है, इसलिए उसकी बहन का भी हमारे साथ पढ़ना पूरी तरह स्वागत योग्य है। बुजुर्ग जादूगर ने रिशे की पिछली गुरु से आगे कहा, आप निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ केवल सबसे श्रेष्ठ और आदर्श जादूगर ही तैयार होती हैं। इसे भी सही रास्ते पर लाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी रिलिफिन ने रिशे के कंधे पर अपना हाथ रखा, जिससे वह उसकी ओर मुड़ी। अपने प्यारे बड़े भाई के चेहरे पर उदासी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि रिशे को उसकी नई गुरु बुरी तरह डांट रही थी। वह रिशे के बार बार अपने तरीके से जादू करने पर नाराज होकर बोली, यह कैसी बेवकूफी है, तुम हमेशा अपनी मनमानी क्यों करती हो? रिशे ने जवाब दिया, हमें जो काम दिया गया था वह सिर्फ बोतल को टूटने से बचाना था। मेरा तरीका भी उसी काम में सफल हुआ है। फिर उसने आगे कहा, हर क्लास में आप हमसे बिल्कुल वही बनाने को कहते हैं जो आप बनाते हैं, लेकिन आपके जादुई सील न तो सुंदर लगते हैं और न ही उन्हें बनाना मजेदार होता है। इतना सुनते ही उसकी गुरु ने गुस्से में अपना हाथ जोर से मेज पर दे मारा। अचानक हुई इस आवाज से रिशे डरकर सिहर उठी। गुरु ने कठोर स्वर में कहा, हम जादू इसलिए सीखते हैं ताकि इस दुनिया और इसमें रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर बना सकें, न कि अपने निजी मनोरंजन के लिए। इसके बाद उन्होंने गुस्से में रिशे की मेज पर रखी उसकी सारी किताबें और कागज नीचे फेंक दिए। पूरा कक्ष एकदम शांत हो गया। जब रिशे उन्हें उठाने के लिए झुकी तो उसकी गुरु ने उसे रोकते हुए कहा, उन्हें मत उठाओ, आज से तुम जमीन पर बैठकर ही अभ्यास करोगी। उसकी गुरु ने निराशा भरी नजर से उसकी ओर देखा और कहा, जब तक तुम आज का पाठ पूरा नहीं कर लेती तब तक अपनी सीट पर वापस नहीं बैठोगी। यह सुनकर रिशे के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। वह उठकर कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन एक पल के लिए उसने अपनी गुरु की ओर देखा और फिर मन मारकर उनकी बात मानने का फैसला कर लिया। यह देखकर उसकी गुरु बोली, हाँ, अब ठीक है, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना सीखना चाहिए और जो सिखाया जाए उसे स्वीकार करना भी। फिर उन्होंने आगे कहा, अपने भाई से कुछ सीखो, वह हमेशा कितना आज्ञाकारी रहा है। इसके बाद उन्होंने रिलिफिन की ओर देखकर पूछा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? रिलिफिन बस थके हुए चेहरे के साथ चुपचाप बैठा रहा। उसे इस हालत में देखकर रिशे को चिंता होने लगी। अचानक उनकी गुरु ऊंची आवाज में चिल्लाईं, रिलिफिन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उनकी तेज आवाज सुनकर रिलिफिन घबरा गया और तुरंत बोला, जी गुरुजी। इसके बाद गुरु ने बाकी सभी विद्यार्थियों से कहा, अब सब लोग दोपहर के भोजन की तैयारी करो। फिर उन्होंने रिलिफिन से कहा, तुम मेरे साथ आओ। रिलिफिन ने बिना कुछ कहे तुरंत उनकी बात मान ली। जैसे ही वह जाने लगा, रिशे जल्दी से उसके पास दौड़ी और बोली, सब ठीक है, चिंता मत करो। मैं चुपके से कागज के कोनों में छोटे छोटे जादुई चित्र बना लिया करूंगी ताकि टीचर को पता भी नहीं चलेगा। रिशे ने अपने भाई से कहा, मेरे जादुई सील तो अब भी वही हैं, वे बदले नहीं हैं, वे अब भी मेरे अपने हैं। रिलिफिन ने उसकी ओर देखा, फिर उसके थोड़ा पास आया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद रिशे, तुम्हारी प्रतिभा ही है जो मुझे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। इसके बाद रिशे ने सोचा कि जिन जादुई सीलों को वह बनाना चाहती है वे गुप्त और बेहद तेजी से बनाए जाने वाले होने चाहिए, इतने छोटे और बारीक कि किसी की उन पर नजर ही न पड़े। उसने मन ही मन कहा, जब तक मैं ऐसा करती रहूंगी तब तक मैं कभी अपनी असली पहचान नहीं खोऊंगी। इसके बाद समय बीतता है और उनकी पहली परीक्षा का दिन आ जाता है। सभी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए दादा रेंज पहुंचते हैं। वहां उसकी गुरु ने उसे रिशेलेट कहकर पुकारा और कहा, हमारी पिछली बात याद रखना, तुम्हें बिल्कुल वैसा ही जादुई सील बनाना है जैसा मैंने सिखाया है, ठीक उसी तरह जैसे बाकी सभी विद्यार्थी बना रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम समझ गई? रिशे कुछ क्षण सोचती रही और फिर धीरे से जवाब दिया,
जी समझ गई। इसके बाद उसने दादा रेंज में हवा में तैर रहे गोलाकार गोले की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं चमकते हुए जादुई पुल की मदद से ऊपर चढ़ सकती हूँ या शायद किसी और तरीके से। उसने अपने पत्थर जैसी रिबनों से एक सीढ़ी बना ली। हालांकि उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सही उत्तर वह नहीं होता जो वास्तव में सही हो, बल्कि वही होता है जिसे बड़े लोग सही मानते हैं। उसने भी अपने सहपाठियों की तरह रेत पर वही किया जो सभी कर रहे थे। ऐसा करते हुए वह मन ही मन सोचती है, शायद परीक्षाओं के दौरान मैं कभी भी अपने असली रूप में नहीं रह सकती। लेकिन जैसे ही वह यह सोचने वाली होती है कि उसका अपना तरीका किसी भी चीज को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तभी उसकी नजर अपने भाई पर पड़ती है। उसका भाई निराश होकर अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लेता है। यह देखकर दृश्य वर्तमान समय में लौट आता है। वह मन ही मन सोचती है, अगर मैं हमेशा बड़ों की बताई हुई राह पर चलूंगी तो मैं खुद ही नहीं रह जाऊंगी, लेकिन अगर मैं बदलाव को पूरी तरह ठुकरा दूंगी तो जरूरत पड़ने पर किसी की मदद भी नहीं कर पाऊंगी। फिर वह खुद से सवाल करती है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और मैं आगे कैसे बढ़ूं ताकि मैं वही इंसान बनी रहूं जो मैं बनना चाहती हूं। कुछ समय बाद वह आखिरकार उस विशाल सर्प की पीठ से नीचे उतरने में सफल हो जाती है और कहती है, इतनी भी दूर नहीं था। फिर वह हैरानी से अपनी बगल की ओर देखती है और समझ जाती है कि इसका मतलब है कि अभी अभी हुई परीक्षा लगभग खत्म हो चुकी है। उसी समय उसकी नजर मर्फिनों के एक झुंड पर पड़ती है। कुछ ही पल बाद उसके साथ मौजूद तीनों मर्फिन तेजी से आगे दौड़ पड़ते हैं। उन्हें देखकर वह मन ही मन कहती है, मर्फिन कितने भाग्यशाली हैं। जानवरों को कभी यह सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उन्हें अपने असली स्वभाव के प्रति सच्चा कैसे बने रहना है। उसके साथ मौजूद तीनों मर्फिन पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। यह देखकर वह हैरान हो गई और सोचने लगी कि वे अचानक रुक क्यों गए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी बोरो शेड का मिरर क्लोक पहन रखा है, इसलिए वे अब भी उसे अपने ही समूह का सदस्य समझ रहे थे। उसने तुरंत वह क्लोक उतार दिया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी जेब से एक चीज नीचे गिर गई, जिससे वह रुक गई। जब उसने उसे उठाकर देखा तो पता चला कि वह यूइनी की पाम कॉयर थी। उसने उस पर लगी धूल साफ की और उसे खोलकर देखने लगी। अंदर की चीजें देखकर वह हैरानी से बोली, यह तो बहुत अजीब है। उसने देखा कि उस पर बना हुआ सील प्राइमर में दिए गए सीलों जैसा बिल्कुल नहीं था। इतना ही नहीं, उसमें सामान्य से कहीं ज्यादा चिन्ह भी बने हुए थे। तभी उसे यूइनी की कही हुई बातें याद आ गईं। उसने कहा था, मेरे हाथ कांपना बंद ही नहीं करते, और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है तो मैं और भी ज्यादा कांपने लगता हूँ, जिससे मेरी खींची हुई रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। रिच अब सब कुछ समझ गई। वह मन ही मन बोली, अब मुझे समझ आया कि उसका क्या मतलब था। उसने ध्यान से देखा और पाया कि उस सील में एक भी रेखा पूरी तरह सीधी नहीं थी। फिर उसने सोचा, अपनी टेढ़ी मेढ़ी बनावट की वजह से जो जादुई शक्ति कम हो जाती होगी, उसकी भरपाई करने के लिए वह अतिरिक्त चिन्हों का इस्तेमाल करता होगा। यह समझकर वह यूइनी से बेहद प्रभावित हो गई और बोली, उसने सचमुच हर बात को बहुत अच्छी तरह सोच समझकर किया है। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं। वह भावुक होकर बोली, ये सभी साधारण प्राइमर स्पेल्स हैं, लेकिन फिर भी हर एक सील के भीतर यूइनी की पूरी मेहनत और उसका अपना अस्तित्व साफ दिखाई देता है। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं डरी हुई थी। मैं ग्रेट हॉल को बहुत पीछे छोड़कर मास्टर के फेलियर के पास भाग तो आई थी, लेकिन मेरा डर कभी खत्म नहीं हुआ। उसी डर ने मुझे जिद्दी बना दिया और मैंने पढ़ाई करने से ही इनकार कर दिया। वह मन ही मन सोचती है, मुझे हमेशा लगता था कि जितने ज्यादा जादू मैं सीखूंगी उतनी ही साधारण होती चली जाऊंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद ही नहीं रहूंगी। लेकिन अब वह मुस्कुराकर कहती है, अब मुझे समझ आ गया है कि जो चीजें तुम्हें वह बनाती हैं जो तुम हो, वे कभी गायब नहीं होती। वह आगे सोचती है, तुम्हारी खूबियां, तुम्हारे मन में छिपे भारी विचार और अपनी कमजोरियों की भरपाई करने के लिए तुम जो तरीके अपनाते हो, ये सभी चीजें हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। इसके बाद वह ध्यान से यूइनी की पाम कॉयर का अध्ययन करने लगती है। उसे देखते हुए वह मन ही मन कहती है, खुद को बचाने की कोशिश में मैं केवल खुद को ही आगे बढ़ने से रोक रही थी। फिर वह दृढ़ स्वर में सोचती है, लेकिन अब मुझे दूसरों के जादू से डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं समझ गई हूं कि उन सीलों की हर एक रेखा में मेरी भी मौजूदगी है, और शुरुआत से ही ऐसा था। इसके बाद वह मर्फिनों की ओर बढ़ती है और अचानक बोरो शेड का मिरर क्लोक उतार देती है। उसे ऐसा करते देख मर्फिन चौंक जाते हैं। डर के कारण वे तुरंत उससे दूर भागते और तैरते हुए निकल जाते हैं, जबकि वह बस उन्हें शांत भाव से देखती रहती है। वह मन ही मन सोचती है, मर्फिनों को अच्छी तरह पता है कि उन्हें क्या हासिल करना है, और शायद यही वजह है कि वे कभी भी हिचकिचाते नहीं। फिर वह दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, अब मुझे भी पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। यह कहते हुए वह अपने जादुई उपकरण निकालती है और कहती है, अब मुझे बस इसे बनाना है। इतना कहकर वह उसे बनाना शुरू कर देती है। फिर वह मन ही मन यूइनी से कहती है, यूइनी, बस थोड़ा और हिम्मत रखो, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। इसके बाद दृश्य ग्रेट हॉल में बदल जाता है। वहां लॉर्ड कुकरो झुंझलाते हुए कहते हैं, यह काम सचमुच बहुत परेशान करने वाला था।
देखो, मेरे चोगे का किनारा भी पूरी तरह गंदा हो गया है। फिर वह नाराज होकर कहते हैं, आखिर मुझे पक्षियों की बीट की इस बदबू को और कितनी देर तक सहना पड़ेगा। वह एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, जल्द ही मैं ग्रेट हॉल के उस शांत और सुखद आश्रय में वापस लौट जाऊंगा। उसी समय वहां ईस्ट पहुंच जाता है। वह लॉर्ड कुकरो को देखकर कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लॉर्ड कुकरो ही हैं, है ना? इसके बाद वह पूछता है, क्या आज दूसरी परीक्षा का दिन नहीं है या फिर उसमें कोई देरी हो गई है? यह सुनते ही चारों ओर गहरा सन्नाटा छा जाता है। उस खामोशी में केवल क्वाड्रिफैंट्स के पंख फड़फड़ाने की आवाज और समुद्र की लहरों के टकराने की गूंज सुनाई दे रही होती है। ईस्ट शांत स्वर में कहता है, शायद आप मुझे यहाँ अपनी मौजूदगी का कारण बताना पसंद करेंगे। वह आगे कहता है, जहां तक मुझे पता है आपका शिष्य भी इस परीक्षा में शामिल है। यह सुनकर कुकरो मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर झुंझला उठता है, लेकिन बाहर से कांपती हुई आवाज में कहता है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जैसे तुच्छ शिष्य की परीक्षा की तारीख नाइट्स मोरालेस के उपकप्तान और आप जैसे सम्मानित व्यक्ति लॉर्ड ईस्ट के लिए किसी भी तरह का महत्व रखती होगी। इस पर ईस्ट शांत भाव से जवाब देता है, मैं हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता हूं कि ग्रेट हॉल के बाहर जादू से जुड़ी हर महत्वपूर्ण घटना की जानकारी मुझे समय पर मिलती रहे। ईस्ट आगे समझाता है कि यह आदत उसमें उन लोगों की वजह से भी आई है जो अपने ही शिष्यों पर ठीक से नजर नहीं रख पाते। यह सुनते ही कुकरो डर और हैरानी से कांप उठता है। वह घबराकर कहता है, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह आगे कहता है, बाहरी दुनिया पूरी तरह शांति और सुकून का प्रतीक है। वह यह भी जोड़ता है, और यह सब हमारी संस्था के निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। इसीलिए मैं बिना किसी चिंता के अपने शिष्य को परीक्षक की देखरेख में छोड़ सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह ऐसे वहां से जल्दी जल्दी निकल जाता है मानो कोई चूहा खाना चुराते हुए पकड़ा गया हो। उसे इस तरह भागते देखकर ईस्ट मन ही मन उसकी लापरवाही पर टिप्पणी करता है। जैसे ही कुकरो प्रवेश द्वार के भीतर पहुंचता है, उसकी मुलाकात एक लंबे चौड़े आदमी से होती है जो आराम से एक सेब खा रहा होता है। वह आदमी कुकरो की बात पर सवाल उठाते हुए कहता है, तो तुम्हारा मानना है कि दुनिया पूरी तरह शांत है, इसलिए सब कुछ ठीक रहेगा? फिर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, काफी आशावादी सोच है। इसके बाद वह ईस्ट की ओर देखते हुए कहता है, बेशक तुम बाहरी दुनिया पर इतनी कड़ी नजर इसलिए नहीं रखते कि तुम्हें शांति और सुरक्षा से बहुत प्रेम है। वह आगे कहता है, मैं तो शर्त लगाकर कह सकता हूं कि तुम्हें उन चुड़ैलों को रोकने में कहीं ज्यादा आनंद आता है जो इस शांति को भंग कर सकती हैं। इस पर ईस्ट उसकी ओर देखते हुए जवाब देता है, शांति इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम चुड़ैलों को नियंत्रण में रखते हैं। इतना कहते हुए वह उसे उट्टोविन कहकर संबोधित करता है। इसके बाद ईस्ट ग्रेट हॉल की ओर उतरते हुए कहता है, जादू इंसान को असीमित स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसके साथ उतना ही कठोर आत्मसंयम भी जरूरी होता है। वह आगे समझाता है, किसी की किस्मत बदलने के लिए सिर्फ एक जादुई छड़ी और स्याही की कुछ बूंदें ही काफी होती हैं। फिर वह कहता है, के का निर्माण मार्शवुड्स की नदी के बीच एक द्वीप पर होना या फिर ग्रेट हॉल का समुद्र की गहराइयों में स्थित होना केवल अपनी मौजूदगी छिपाने के लिए नहीं है। ये स्थान उन लोगों के लिए स्वयं चुना गया एकांत भी है जिनके पास अपनी दुनिया की बुनियाद तक को बदल देने की शक्ति होती है। यह सुनकर उट्टोवन सहमति में सिर हिलाता है, लेकिन मुस्कुराकर कहता है, या फिर हो सकता है कि वे बस ऐसे एकांत प्रिय लोग हों जिन्हें दूसरों से मिलना जुलना ही पसंद न हो। इसी बीच जैसे ही ईस्ट एक कमरे में प्रवेश करता है, तभी अचानक कोई जोर से चिल्लाकर कहता है, जरा जल्दी प्रतिक्रिया दिखाओ। अगले ही पल वह व्यक्ति अचानक ईस्ट पर हमला कर देता है। हालांकि ईस्ट फुर्ती से उसका वार रोक लेता है। वह आदमी उत्साह से पूछता है, क्या हमारे लिए कोई नया मिशन आया है? फिर वह अधीर होकर कहता है, अगली बार हमें कब भेजा जाएगा? मैं तो किसी एक्शन के लिए मरा जा रहा हूँ। यहाँ नीचे बैठे बैठे अब मुझसे बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। तभी वहां मौजूद कोई दूसरा व्यक्ति उसे एको कहकर पुकारता है और डांटते हुए कहता है, जरा शर्म भी कर लिया करो। इसके बाद वह एको पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एको फुर्ती से उसका वार बचा लेता है। वह नाराज होकर पूछता है, आखिर तुम सोच क्या रहे थे? ईस्ट सर पर इस तरह अचानक हमला क्यों किया? फिर वह कहता है, अगर उनकी जगह कोई और होता तो वह तुम्हारे वार से जरूर घायल हो जाता। इस पर एको उसे रोकते हुए कहता है, बस करो एटलिन। एटलिन गुस्से में जवाब देता है, तुम्हारा यही लापरवाह व्यवहार है जिसकी वजह से तुम्हें किसी मिशन पर नहीं भेजा जाता। वह आगे कहता है, और जब तुम्हें तैनात नहीं किया जाता तो तुम्हारी वजह से मुझे भी यहीं अटका रहना पड़ता है। इस पर एको मुस्कुराते हुए कहता है, जुड़वां हमेशा साथ ही आते हैं, चाहे मुश्किल हो, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एटलिन तुरंत जवाब देता है, नहीं कर सकते हैं। अगर तुम्हें बाहर जाकर मिशन करना है तो सबसे पहले अपने आप पर काबू रखना सीखो। तभी एक आदमी आगे बढ़कर दोनों के भाले पकड़ लेता है और कहता है, इनसे खेलना बंद करो। दोनों के भाले हाथ में लिए हुए वह ईस्ट के पास जाता है, आदर पूर्वक उन्हें सर कहकर संबोधित करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। वह कहता है, सीढ़ीनुमा नदी के ढहने की घटना के बारे में हमारी जांच पूरी हो गई है। ऐसा लगता है कि टूटे हुए किनारे गिरे हुए पुल के साथ ही ठोस होकर जम गए हैं। फिर वह आगे कहता है,
ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो नदी के नीचे का पूरा इलाका बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता। फिलहाल दोबारा ढहने की संभावना भी बहुत कम दिखाई देती है। वह आगे रिपोर्ट देते हुए कहता है, मैं और लूसी ने पूरे क्षेत्र की अच्छी तरह जांच की, लेकिन हमें इतने बड़े स्तर के किसी भी जादुई सील का कोई निशान नहीं मिला। यह सुनकर ईस्ट मुस्कुराता है और कहता है, धन्यवाद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है गाला। इसके बाद एको ईस्ट से शिकायत करते हुए कहता है, सर, गाला हमारे भाले वापस ही नहीं दे रहा। यह सुनकर एटलिन कहता है, लूसी, इसे अपने पेनेट से लपेट दो। लेकिन तभी लूसी के हाथ में पकड़ा हुआ पेनेट अपने आप हरकत करने लगता है और अगले ही पल वह दोनों जुड़वां भाइयों को एक साथ कसकर लपेट लेता है। यह सब लूसी का ही जादू था, जो ईस्ट के साथ नदी से वापस आई थी। वह शांत लेकिन सख्त स्वर में कहती है, मैं तुम दोनों को एक बार फिर याद दिला दूं कि पेनेट केवल ऑर्डर के सदस्यों के इस्तेमाल के लिए स्वीकृत विशेष उपकरण है। ये कोई खिलौने नहीं है जिनसे तुम खेलते फिरो। दोनों जुड़वाओं एक साथ चिल्लाकर कहते हैं, हमें नीचे उतारो, बस करो। लेकिन लूसी उनकी बात पूरी तरह अनसुनी कर देती है। यह देखकर गाला और ईस्ट दोनों उसका धन्यवाद करते हैं। लूसी विनम्रता से जवाब देती है, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य है। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट देते हुए कहती है, नदी पर घायल हुए उस युवक को चलने फिरने में मदद के लिए एक सील चेयर दे दी गई है। फिलहाल उसे शहर की एक चिकित्सा सुविधा में निगरानी के तहत रखा गया है। वह आगे कहती है, इस मामले की आगे की देखभाल हमने स्थानीय चुड़ैलों को सौंप दी है, लेकिन जैसे ही वह लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, हम वापस आकर उसकी यादों की जांच करेंगे ताकि यह पता चल सके कि उनमें कोई समस्या तो नहीं है। यह सुनकर ईस्ट कहता है, सुनिश्चित करना कि यह काम ठीक से पूरा हो। फिर वह समझाता है, वे युवा अभी दूसरी परीक्षा भी पास नहीं कर पाए हैं और संभव है कि किसी ने उन्हें जादू करते हुए देख लिया हो। ईस्ट आगे कहता है, बाहरी दुनिया के लोगों को भले ही जादू के बारे में पूरी जानकारी न हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वे मूर्ख हैं। वह गंभीर स्वर में आगे कहता है, हमारी एक छोटी सी गलती भी हमारे सारे रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर सकती है, इसलिए हमें हर समय पूरी सतर्कता बरतनी होगी। इतना कहकर वह जोर से कागजों का एक मोटा पुलिंदा मेज पर रख देता है और उत्तोवन को पुकारता है। आवाज सुनते ही उत्तोवन तुरंत उसकी ओर ध्यान देता है। ईस्ट उसे आदेश देते हुए कहता है, एको और एटलिन को साथ लेकर प्रशिक्षण मैदान जाओ और ऑर्डर के बाकी सभी सदस्यों को भी प्रशिक्षण के लिए इकट्ठा करो। यह सुनते ही दोनों जुड़वां भाई उत्साह से भर जाते हैं, जबकि उत्तोवन बिना देर किए आदेश स्वीकार कर लेता है। इसके बाद ईस्ट गाला और लूसी की ओर देखकर कहता है, इस पूरे मामले की एक विस्तृत लिखित रिपोर्ट तैयार करो और उसे कप्तान वनाना के पास जमा कर दो। दोनों तुरंत उसकी बात समझ जाते हैं और आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ईस्ट आगे जानकारी देने लगता है। उसने उन्हें बताया कि संधि की वर्षगांठ करीब आ रही है और जैसे ही सिल्वर आई की तैयारियां शुरू होंगी, हर तरह की चुड़ैलें वहां आती जाती दिखाई देंगी। उसने कहा कि वह चाहता है कि वे हर समय पूरी तरह सतर्क रहें और हर परिस्थिति पर कड़ी नजर बनाए रखें। वे सभी घुटनों के बल बैठ गए और एक साथ उसकी बात मानने की सहमति जताई। उस बैठक के बाद ऊटोविन की नजर जमीन पर पड़ी किसी चीज पर गई। उसने उसे उठाया और देखा कि वह दूसरे परीक्षण में शामिल होने वाले आवेदकों की सूची थी। उसने यह भी देखा कि उस दिन परीक्षा देने वालों में से कुछ केफरे के प्रशिक्षु थे। तब उसे समझ आया और उसने कहा, तो यही वजह होगी कि ईस्ट इस मामले की जांच कर रहा था। हालांकि उसने आगे कहा कि उसकी नजर में कोको एक बिल्कुल साधारण और सामान्य लड़की ही लगती है। फिर उसने सवाल किया कि आखिर ईस्ट ने अपना समय खास तौर पर उस पर ध्यान देने में क्यों लगाया। ईस्ट ने उसकी ओर देखा और उसे चेतावनी देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र देखकर उसे कभी कमजोर या कमतर नहीं समझना चाहिए। उसने समझाया कि बच्चे इस दुनिया के सबसे अधिक बंधन मुक्त प्राणी होते हैं, लेकिन युवावस्था में आत्मसंयम की कमी को स्वतंत्रता नहीं बल्कि अराजकता कहा जाता है। उसने आगे कहा, अगर बाहरी दुनिया वास्तव में शांति और सुकून का एक आदर्श उदाहरण होती, तो क्या वह उस शांत समुद्र तल की तरह हमेशा के लिए वैसी ही बनी रहती जिस पर हम इस समय खड़े हैं। फिर उसने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अतीत में हुई गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं। वह इस बारे में बात कर ही रहा था कि अगर उन्होंने अपने अतीत से सबक नहीं सीखा तो दुनिया का क्या होगा। तभी उतावा ने कुछ अजीब महसूस किया और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। इसी दौरान दृश्य वापस सरपेंट बैग गुफा में मौजूद कोको और उसके साथियों की ओर चला जाता है। वहां उन्होंने राचा के जादुई मंत्र के टुकड़े को गाइडेंस ऑर्ब के अंदर रख दिया। जैसे ही वह ऑर्ब गुफा के एक खास हिस्से में रोशनी करने लगा, कोको ने कहा, यही हमारा रास्ता है। जब ऑर्ब उन्हें सीधे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा था, तब कोको ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उसके पास राइक का क्रिस्टल वाला रिबन है। अगर वे उसी के सहारे आगे बढ़ते रहे तो वे सभी एक दूसरे से दोबारा मिल जाएंगे। एलायरा ने उसकी तारीफ की और बताया कि उसने पहले ही प्राथमिक उपचार कर दिया है।
लेकिन केफरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए उन्हें जल्दी आगे बढ़ना होगा। केफरे ने कहा कि वह खुद चलकर आगे बढ़ सकता है, लेकिन एलाइजा ने उसे ज्यादा जोर न लगाने की सलाह दी और कहा कि वह उसे अपनी स्ट्रेचर स्किफ पर ले जाएगी। उसने थोड़ी झिझक के साथ समझाया, आखिरकार आप एक चुड़ैल हैं और हम यह जोखिम नहीं उठा सकते कि आपके ड्राइंग वाले हाथ की काम करने की क्षमता चली जाए। केफरे ने कहा कि उन्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि वे उन प्रशिक्षुओं को ढूंढें। उसने आगे कहा कि उस जगह पर प्राचीन जादू का गहरा प्रभाव था और वहां किस तरह के खतरे छिपे हुए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी समय तैरते हुए लबादे और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने एक रहस्यमयी सदस्य को गुप्त रूप से उन पर नजर रखते हुए दिखाया गया। वह हंसा और कहा कि आखिरकार उसे कोको मिल ही गई। उसने कोको को आशा की संतान कहकर पुकारा। इसके बाद वे सभी गाइडेंस ऑर्ब का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। कोको गुफा में एक ऊंची चट्टान पर चढ़ने लगी। ऐसा करते समय उसने कोको से पूछा कि क्या वह ठीक है और उसे अपने कदम संभालकर रखने की चेतावनी दी। एलायरा ने सोचा कि वे गुफा के बाहर निकलने वाले रास्ते से अभी कितनी दूर हैं। वहीं केफरे ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे उड़कर आगे नहीं जा सकते। एलायरा ने समझाया कि रमनन के जादू की वजह से पूरा सरपेंट बैक गुफा का क्षेत्र पूरी तरह उलट-पुलट हो चुका था, इसलिए यह पता लगाना भी मुश्किल था कि वे वास्तव में जमीन पर चल रहे हैं, किसी दीवार पर या फिर गुफा की छत पर। कोको ने कहा कि अगर ऐसा है तो उनके फिसलकर गिर जाने की स्थिति में यह बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही वह सभी को सावधान रहने के लिए कह रही थी, तभी अचानक उनके आसपास की जमीन हिलने लगी और बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक टूटकर उनके चारों ओर गिरने लगीं। एलरा ने खतरे की चेतावनी देते हुए चिल्लाकर पूछा, ये दीवारें अचानक कहां से आ गईं? वहीं कोको ने घबराकर पूछा, आखिर हो क्या रहा है? ततिया ने पूछा कि क्या यह रमनन की भूल भुलैया का हिस्सा है? इसके जवाब में किफरे ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने बताया कि वहां कुछ और ही हो रहा था। किफरे की नजर अचानक अपने ऊपर पड़ी किसी चीज पर गई और उसे देखते ही वह हक्का बक्का रह गया। एलरा भी यह देखकर हैरान रह गई कि किफरे ने इसके बाद क्या किया। किफरे ने तुरंत पानी से एक घोड़ा बनाया और तेजी से उस दिशा में दौड़ पड़ा जहां उसने कुछ देखा था। गुस्से और जोश में उसने चिल्लाकर कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। वह उस चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने व्यक्ति को पुकार रहा था। किफरे की आवाज सुनकर तैरते हुए लबादे और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने वह रहस्यमयी सदस्य भी चौंक गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि किफरे ने उसे देख लिया है। हालांकि जैसे ही किफरे उस व्यक्ति की ओर छलांग लगाने वाला था, उसकी थकान और चोटों के कारण पानी से बनाया गया घोड़ा अचानक अपना आकार खोने लगा और ढह गया। यह देखकर कोको चिल्लाई, रुकिए! वहीं एलरा ने गुस्से में उसे मूर्ख कहा। ततिया ने जोर देकर कहा कि उनके मास्टर पहले से ही घायल हैं और उन्हें अब किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। कोको ने एलरा से विनती करते हुए कहा कि उसे किफरे की मदद करनी होगी। एलरा ने कुछ पल सोचा और कहा कि वह किफरे की मदद करेगी, लेकिन उन्हें बाकी बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। वह सिर्फ उन दोनों को छोड़कर उस चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने व्यक्ति के पीछे नहीं भाग सकती थी। तभी ततिया ने उनके पीछे एक जादू किया, जिससे कोको का ध्यान उसकी ओर चला गया। ततिया ने समझाया कि वे रेत से बने उस तंबू के अंदर छिप जाएंगे और उसने वादा किया कि वे उस जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। एलरा ने समझाने की कोशिश की कि ततिया ने जो किया वह काफी सराहनीय था, लेकिन कोको ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कहा कि किफरे के घायल होने की वजह वे लोग ही थे। किफरे ने उनकी रक्षा की थी, इसलिए कोको ने एलायरा से किफरे को बचाने की विनती की। एलायरा ने उसकी बात सुनकर अपना सिर खुजलाया, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वहां से जाने से पहले उसने उन्हें एक ऐसा सील दिया जो हवा की एक सुरक्षा दीवार बना सकता था। उसने उनसे कहा कि अगर वहां कुछ भी खतरा हो तो वे उस सील का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षित रखें। इसके बाद एलायरा वहां से चली गई और कहा कि वह किफरे को लेकर जल्द ही वापस लौट आएगी और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके जाने के बाद ततिया ने अपने रेत से बने तंबू के बाहर झांककर देखा और फिर पूछा कि क्या वे लोग ठीक रहेंगे। जब कोको ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो ततिया ने उससे पूछा कि वह आखिर क्या कर रही है। कोको ने जवाब दिया कि उसे लगा कि यह कुछ ऐसे जादुई मंत्र बनाने का अच्छा मौका है जो आगे चलकर उनके काम आ सकते हैं। उसने उन चीजों के बारे में बताया जिन्हें वह बनाना चाहती थी, जैसे राइचा के रिबन पर आधारित पट्टियां या फिर ऐसा जादू जिससे चट्टानों में पैर रखने की जगह बनाई जा सके और उन्हें चढ़ने में आसानी हो। कोको ने कहा कि ये ऐसी साधारण चीजें थीं जिन्हें वे खुद भी बना सकते थे। यह सुनकर ततिया को एहसास हुआ कि कोको बिल्कुल सही कह रही थी। उसने कहा कि उन्हें किफरे की मदद करने के लिए जो कुछ भी संभव हो वह सब करना चाहिए। कोको ने भी उसकी बात से सहमति जताई। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए।
लेकिन तभी अचानक ब्रश बड़ी उनके पास आया और साफ तौर पर डरा हुआ दिखाई देते हुए अपने लबादे के अंदर छिप गया। यह देखकर कोको ने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ है और वह इतना डरा हुआ क्यों है। तभी ततिया ने कोको को आवाज देते हुए कहा कि उसे लगता है कि वह जानती है कि ब्रश बड़ी इतना डरा हुआ क्यों है। असल में वे जिस जीव को देख रहे थे वह यूइनी था। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि स्केल वुल्फ के रूप में दिखाई देने वाला वह जीव वास्तव में यूइनी ही था। उस जीव को देखकर ततिया हैरान रह गई। वहीं कोको भी यह देखकर चौंक गई और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इस जगह पर ऐसे जीव भी रहते हैं। फिर कोको ने ततिया से पूछा कि अगर वे बिल्कुल शांत रहें तो क्या वह स्केल वुल्फ वहां से चला जाएगा। ततिया ने कहा कि उसे नहीं पता, लेकिन उसने यह जरूर बताया कि वह जीव घायल दिखाई दे रहा था। यूइनी को खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर ततिया को मन ही मन एक बुरा एहसास होने लगा। तभी वुल्फ यूइनी ने उनकी ओर अपना रुख किया और गुर्राने लगा। यह देखकर ततिया घबरा गई। उसने समझाया कि उसने सुना था कि जब जानवर डरे हुए और घायल होते हैं तो वे बेहद आक्रामक हो सकते हैं। इसके कुछ ही समय बाद वुल्फ यूइनी अचानक उनकी ओर तेजी से दौड़ पड़ा। यह देखकर ततिया चिल्लाई, कोको, एलायरा का विंड स्पेल निकालो और जल्दी करो। लेकिन तभी सौभाग्य से एक और स्केल वुल्फ वहां आ गया। उसने उनकी ओर दौड़ रहे उस जीव पर छलांग लगा दी और यूइनी को जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। यूइनी पास की एक चट्टान से जा टकराया। ततिया यह देखकर हैरान रह गई कि वहां एक और स्केल वुल्फ भी मौजूद था। वहीं कोको सोचने लगी कि क्या उस दूसरे स्केल वुल्फ ने उन्हें बचाया था, और अगर उसने सच में उनकी मदद की थी तो आखिर क्यों। तभी कोको ने तुरंत महसूस किया कि वह वास्तव में कोई स्केल वुल्फ नहीं था, क्योंकि वह जीव अचानक अपना रूप बदलने लगा था और उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब वह जीव बदलकर एक ब्रश बड़ी बन गया। इस रहस्य ने उनकी उलझन को और भी बढ़ा दिया। हालांकि बाद में पता चला कि वह अगोट थी जो बोरोड शेड का लबादा पहने हुए थी। जैसे ही उसने अपना असली रूप दिखाया वे तुरंत तंबू से बाहर निकल आए और उसे सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। ततिया ने उससे पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं। वहीं कोको यह जानकर हैरान रह गई कि राइचा और यूइनी उसके साथ नहीं थे। अगोट ने उन्हें बताया कि राइचा सुरक्षित है और पहले ही गुफा के बाहर निकलने की ओर जा रही है, लेकिन यूइनी इतना भाग्यशाली नहीं था। अगोट ने यूइनी की ओर देखते हुए बताया कि उसके शरीर पर एक प्रतिबंधित सील लगा दी गई थी। कोको को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि जिस भेड़िए को वे अपने सामने देख रहे थे वह वास्तव में यूइनी हो सकता है। अगोट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह सच में यूइनी ही था। उसने बताया कि यह काम एक चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने सदस्य ने किया था, वही रहस्यमयी शरीरहीन व्यक्ति। इसी दौरान दृश्य बदलकर किफरे की स्थिति पर चला जाता है। किफरे ने चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य की ओर पानी की तेज धार से हमला किया, लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी आसानी से हमले से बचते हुए उसे चकमा दे दिया। वह व्यक्ति किफरे का मजाक उड़ाते हुए बोला, बस इतना ही, तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा पानी है। फिर उसने सवाल किया, आखिर तुम मेरे शरीर के किस हिस्से पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद उसने तंज कसते हुए कहा कि इन शांति स्थापित करने वाले नुकीली टोपी पहनने वाले जादूगरों ने शायद युद्ध में इस्तेमाल होने वाले जादुई मंत्रों की ट्रेनिंग के बारे में बहुत कम सोचा है। इसके बाद उसने अपने शरीर से नुकीले प्रोजेक्टाइल की बौछार कर दी और घमंड से किफरे से कहा, देखो और सीखो। उसने आगे कहा कि शारीरिक हमले तभी काम करते हैं जब सामने हमला करने के लिए कोई ठोस चीज मौजूद हो। इसके जवाब में किफरे ने अपने ऊपर पानी की एक ढाल बना ली। फिर उसने गंभीरता से उस चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने सदस्य की ओर देखा और उसके द्वारा युद्ध के लिए बनाए गए जादू के बारे में कही गई बात पर सवाल किया। किफरे ने अपने पैर की मदद से जमीन पर कुछ बनाना शुरू किया और कहा कि उसका मानना है कि हर जादुई मंत्र को बड़ी सावधानी से उसकी जरूरत के अनुसार तैयार किया जाता है, चाहे वह युद्ध के लिए हो, किसी की सहायता करने के लिए हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए। अंत में उसने कहा, आखिरकार सब कुछ बुनियादी सिद्धांतों और इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति उन्हें कितनी अच्छी तरह समझता है और उनका इस्तेमाल कैसे करता है। इसके बाद उसने कहा कि उसे शक है कि चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य के गुरु ने उसे कभी इस तरह का ज्ञान दिया भी होगा। इसके बाद किफरे के जादुई मंत्र से पानी की एक बेहद शक्तिशाली धार अचानक बाहर निकली, जिसने उसे हवा में ऊपर की ओर उछालते हुए सीधे दुश्मन की ओर पहुंचा दिया। चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने वह सदस्य उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या तुम हार स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता और यह कहता कि तुम्हारे पास हमला करने के लिए कुछ भी नहीं है, किफरे पहले ही उसके पास से आगे निकल चुका था और किसी चीज पर वार करने में सफल हो गया। इसके बाद किफरे ने कहा, हो सकता है कि मैं युद्ध की ट्रेनिंग न लेता हूं, लेकिन जादू को पढ़ना और समझना मेरी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। जब वह सरपेंट बैग के रास्ते की ओर उड़ रहा था
तब उसने आगे कहा कि उस व्यक्ति के जादू और उसकी कमजोरियों को समझने के लिए उसे सिर्फ एक नजर ही काफी थी। जमीन पर शानदार तरीके से उतरने के बाद उसने दोबारा अपने जादुई मंत्र की सवारी करना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने तेजी से बहती लहरों को पुकारा और कहा कि वे उस व्यक्ति को उसके पास ले आएं, जिसे वह ढूंढ रहा था। अचानक सरपेंट बैग के अंतिम छोर से पानी का एक विशाल सैलाब तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही पल बाद वह पानी शांत हो गया। उस पानी की लहर अपने साथ एक व्यक्ति के शरीर को लेकर आई और उसे ठीक किफरे के सामने ला खड़ा किया। किफरे ने कहा, आखिरकार अब हम आमने सामने हैं। वहीं उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा कि किफरे को कैसे पता चला कि वह वहां मौजूद है। इसी दौरान यह खुलासा हुआ कि उसका संबंध उस तैरते हुए चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने सदस्य से था। किफरे ने समझाया कि प्रतिबंधित जादू में कितनी भी महारत क्यों न हो, रमनन की गुफा की सीमाओं के भीतर स्वतंत्र रूप से उड़ना संभव नहीं था। उसने कहा कि उसने बस उस व्यक्ति के साथ मौजूद संबंध को खोजने के लिए चारों ओर पानी उछाला था। तभी छिपे हुए चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य को समझ आया कि किफरे ने पानी की इतनी सारी धाराएं क्यों छोड़ी थीं। किफरे ने आगे समझाया कि उस लबादे के फटे पुराने किनारे असल में उस खतरे को छिपाने के लिए थे जो उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। उसने यह भी बताया कि वह लबादा वास्तव में सिर्फ एक उपकरण था, एक छलावा और उसके जादुई मंत्रों को नियंत्रित करने तथा उन तक पहुंचाने का माध्यम। उसने आगे कहा कि वह आदमी सुरक्षित रूप से सर्पाकार रास्ते के ऊपरी हिस्से में बैठा हुआ था और दूर से ही अपने हमले को नियंत्रित कर रहा था। धागे को खींचते हुए उसने कहा कि अगर उस आदमी का वास्तव में कोई शरीर या ठोस रूप नहीं होता तो उसे खुद को सामने लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसने यह भी बताया कि यह चोगा साफ तौर पर केवल इसलिए मौजूद था क्योंकि उसका होना जरूरी था। उसने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि ऐसी जादुई कला जो अपने उद्देश्य को छोड़कर इस तरह के घुमावदार और धोखे भरे तरीकों का सहारा लेती है, वास्तव में एक नौसिखिए जादूगर की निशानी है। इसके बाद उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि उसके शागिर्द भी इससे बेहतर समझ रखते होंगे। इतना कहकर उसने उस व्यक्ति के शरीर से चोगा हटा दिया। उस रहस्यमयी आदमी ने जवाब दिया कि वह यह उम्मीद नहीं करता कि उसकी बातों का तर्क ऐसे व्यक्ति को आसानी से समझ आएगा जिसे इतने आकर्षक रूप का वरदान मिला हो और जो खुले दिन के उजाले में भी निडर होकर चल सकता हो। उस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद किफरे ने सोचा कि वह इंसान और जानवर का एक भद्दा मिश्रण था, मानो किसी निषिद्ध जादू के बुरी तरह विफल हो जाने का परिणाम हो। किफरे ने जवाब दिया कि शायद ऐसा ही हो, लेकिन उसने आगे कहा कि इस समय उनके सामने इससे भी ज्यादा जरूरी मामले थे। इसके बाद उसने उस आदमी को केवल उसके चोगे से पकड़कर रास्ते के किनारे की ओर घसीटा और उससे कहा कि वह बोलना शुरू करे। फिर उसने पूछा कि क्या वह उसे जानता है। उस आदमी को यह सवाल समझ नहीं आया और वह उलझन में पड़ गया। तब किफरे ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए पूछा कि उसका मतलब यह था कि क्या वह आदमी वास्तव में उसे पहचानता था। उस मिश्रित शरीर वाले आदमी ने जवाब दिया कि वह उसकी बात समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम कौन हो। किफरे ने उससे कहा कि वह बताए कि वह उस चौड़ी किनारी वाली टोपी के बारे में क्या जानता है जिस पर उसके जैसे ही चेहरे की आकृति बनी हुई थी। उस आदमी ने जवाब दिया कि उनकी मुलाकात केवल तभी होती थी जब वे अपनी चौड़ी किनारी वाली टोपियों के पीछे सुरक्षित रूप से छिपे होते थे, इसलिए केवल उनके बाहरी रूप को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं था। उसी समय एलिजा और बाकी लोगों ने नीचे से उसे देख लिया। उसने किफरे का नाम पुकारते हुए पूछा कि क्या वह ठीक है। इस वजह से किफरे का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया और इतना समय उस आदमी के लिए काफी था। उसने तुरंत मौका पाकर किफरे पर हमला किया और उसे रास्ते से नीचे गिरा दिया। इसके बाद चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य ने अपनी चुड़ैल वाली टोपी और चोगा वापस उठाया। उन्हें पहनने के बाद उसने कहा कि भले ही यह सब थोड़ी परेशानी वाला था, लेकिन इसने उनका ध्यान भटकाने के लिए पर्याप्त समय दे दिया था। फिर उसने बताया कि वहां उनका असली उद्देश्य जल्द ही पूरा होने वाला था। सौभाग्य से एलायरा ने गिरते हुए किफरे को पकड़ लिया और उससे कहा कि वह खुद पर ज्यादा दबाव न डाले, क्योंकि उसकी हालत अभी ऐसी नहीं थी कि वह ज्यादा मेहनत कर सके। किफरे ने उस आदमी से उसके द्वारा बताए गए उद्देश्य के बारे में सवाल किया। उसने पूछा कि आखिर वह वहां क्या हासिल करना चाहता था। तभी चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य ने एक डरावने और रहस्यमयी अंदाज में पूछा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? उधर टाटिया, कोको और अगोट स्केल वुल्फ यूइनी के चंगुल से निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी उस आदमी ने कहा कि असल में यह बहुत ही आसान था। उसी समय दृश्य वापस उन तीनों शागिर्दों की ओर चला गया। वहां टाटिया अलरा द्वारा उन्हें दिए गए हवा के जादू का इस्तेमाल कर रही थी। उसने कहा कि यह अच्छा नहीं है, क्योंकि यह जादू केवल ध्यान भटकाने के काम आ रहा था। उसने कहा कि वह इसकी ताकत बढ़ा सकती है,
लेकिन ऐसा करने से यूइनी को चोट लग सकती थी। तभी अघोट ने उनके पीछे वाली दीवार के साथ एक सीढ़ी बना दी और उन्हें उस पर चढ़ने के लिए कहा। टाटिया ने पूछा कि क्या यूइनी भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़कर उनके पास नहीं आ जाएगा। इस पर अघोट ने उसे चिंता न करने के लिए कहा। उसने समझाया कि उसने सील को जानबूझकर कमजोर और अस्थिर बनाया था, इसलिए वह किसी भी समय टूट सकती थी। लेकिन इसी वजह से इससे पहले कि कोको पूरी तरह ऊपर जाकर सुरक्षित जगह पर पहुंच पाती, जिस सीढ़ी पर वह खड़ी थी वह अचानक टूट गई। सौभाग्य से अघोट ने समय रहते उसे पकड़ लिया। जब कोको ने अघोट के चेहरे के भाव देखे तो ऊपर उठाए जाने के दौरान उसने उसे पकड़ने के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद अघोट ने अपने दोनों हाथ कोको के कंधों पर रख दिए और उसके और करीब आ गई। इससे कोको थोड़ी उलझन में पड़ गई। कोको ने पूछा, क्या हुआ? तब अघोट ने उससे कहा, ध्यान से सुनो। इसके बाद अघोट ने समझाना शुरू किया कि जिस चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने व्यक्ति ने यूइनी को स्केल वुल्फ में बदल दिया था, उसने उसे आशा की संतान कहा था। यह सुनकर अघोट हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आया कि उस व्यक्ति ने उसे ऐसा क्यों कहा। इसके बाद दृश्य फिर से किफरे की ओर चला गया। वहां चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने वह सदस्य समझा रहा था कि वे चाहते थे कि कोको निषिद्ध जादू का सही तरीके से इस्तेमाल करे। उसने कहा कि जैसे जैसे कोको सही कारणों से निषिद्ध जादू का इस्तेमाल करना सीखेगी और उसे उचित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करेगी, वैसे वैसे वह उस जादू को सही साबित करने में सक्षम होगी, जिसे कभी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और जो समय के साथ भुला दिया गया था। उसने आगे कहा कि उन सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत खड़ी एक बाहरी व्यक्ति के रूप में कोको उन जादुई मंत्रों की अनंत संभावनाओं और स्वतंत्रता को फिर से खोल सकती थी, जिन्हें गलत नियमों के कारण लोगों से छीन लिया गया था। इसके बाद दृश्य फिर से कोको और बाकी लोगों की ओर लौट आया। कोको ने पूछा कि उस चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने सदस्य ने क्या कहा था। तब अघोट ने उसे फिर से बताया कि उस व्यक्ति ने उसे आशा की संतान कहा था। उसने समझाया कि चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनने वाले लोग निषिद्ध जादू को दोबारा इस्तेमाल में लाने की साजिश कर रहे थे और शायद वे कोको से भी निषिद्ध जादू करवाना चाहते थे। अघोट ने एक बार फिर कोको से कहा कि वह उसकी बात ध्यान से सुने। फिर उसने स्पष्ट किया कि उसे विश्वास था कि यूइनी पर किया गया वह भयानक जादू वास्तव में कोको को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया था। उसने बताया कि वे चाहते थे कि यूइनी को बचाने के लिए कोको चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने और उनके रास्ते को अपना ले। यह सुनकर कोको बुरी तरह हैरान रह गई। टाटिया ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने पूछा कि वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और कहा कि यह बहुत ही भयानक था। इस पर अघोट ने सहमति जताते हुए कहा कि यह वास्तव में बहुत ही भयानक था। इसके बाद उसने कोको से कहा कि उसे उनके इस धोखे का शिकार नहीं बनना चाहिए और उसे सही फैसला लेना होगा। हालांकि कोको ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी हो गई और फिर यूइनी की ओर मुड़ गई, जिससे अघोट उलझन में पड़ गई। उसी समय कोको ने अपनी पेन को हाथ में पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यूइनी का सामना करने के लिए उसकी ओर जाने लगी। उधर एक दृश्य में एक जादूगर को किताब पढ़ते हुए दिखाया गया, जिसकी गोद में एक बिल्ली आराम से बैठी हुई थी। वह शरीर के रूपांतरण के बारे में पढ़ रहा था, जहां लिखा था कि यह एक शाप है। जब उसने मन के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में पढ़ा तो वहां उसे वशीकरण बताया गया था। जब उसने प्राकृतिक दुनिया को बदलने के बारे में पढ़ा तो वहां लिखा था कि यह विनाश है, और जब उसने शाश्वत यौवन के बारे में पढ़ा तो उसे उल्लंघन के रूप में वर्णित किया गया था। किताब में यह भी लिखा था कि इंसान की कुछ सीमाएं होती हैं जिनसे आगे उसे नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसी नियति भी होती है जिसकी रेखाओं को बदलने की कोशिश इंसान को नहीं करनी चाहिए। यह सब पढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने कहा कि वह यह बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। उसने पूछा कि ऐसा ही क्यों होना चाहिए। उसने कहा कि जादू किसी भी चीज को करने में सक्षम है। फिर उसने सवाल किया कि आखिर जादू के इतने बड़े हिस्से को बंद करके और छिपाकर क्यों रखा गया है। इसके बाद दृश्य वापस कोको और उसके साथियों की ओर लौट आया। यह सब जानने के बाद कोको ने राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। यह सुनकर अघोट हैरान हो गई और उसने पूछा कि आखिर कोको किस चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। कोको ने जवाब दिया कि अगर यह बात सच थी और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनने वाले लोग वास्तव में उस जादू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो इसका मतलब था कि अभी भी उम्मीद बाकी थी। यूइनी को वापस पहले जैसा करने का अब भी कोई रास्ता मौजूद था। यह सुनते ही अघोट का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। उसने अचानक कोको का हाथ पकड़ लिया और समझाया कि भले ही यूइनी को बचाने का कोई रास्ता मौजूद हो, फिर भी निषिद्ध जादू का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके खतरे बहुत बड़े थे। उसने आगे कहा कि अगर कोको ने उन सिद्धांतों का उल्लंघन किया तो उसकी यादें मिटा दी जाएंगी, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि वह निषिद्ध जादू का इस्तेमाल करके यूइनी को बचाने में सफल ही हो जाएगी। अघोट ने यह भी बताया कि किसी और से ज्यादा
कोको खुद अच्छी तरह जानती थी कि अनजान जादू कितना खतरनाक हो सकता है। कोको ने इस बात पर सहमति जताई। इसके बाद उसने अघोट का हाथ छोड़ दिया और उसे धन्यवाद दिया। फिर कोको ने पूछा कि क्या वह सही समझ रही थी कि अघोट वास्तव में उसकी चिंता कर रही थी। यह सुनकर अघोट थोड़ी उलझन में पड़ गई। अघोट ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और कहा कि उसकी चिंता सिर्फ इतनी थी कि वे उन लोगों द्वारा बिछाए गए जाल में न फंसें जिन्होंने यूइनी को उस भयानक रूप में बदल दिया था। उसने समझाया कि यूइनी के साथ उन्होंने जो किया था वह इस बात के लिए पर्याप्त कारण था कि चौड़ी किनारी वाली टोपी पहनने वाले लोगों और सभी निषिद्ध जादू को हमेशा के लिए दुनिया से मिटा दिया जाए। उसने आगे कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इससे ज्यादा डरावनी और भयावह चीज कभी नहीं देखी थी। उसका पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया था। उसे पूरी तरह अकेलापन महसूस हो रहा था और उसे लग रहा था कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि टाटिया ने कहा कि शायद वह अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वहां 3 चुड़ैलें तो थीं। उसने बताया कि उनके पास 3 सिर थे, यानी उनके पास सोचने के लिए 3 गुना दिमाग थे। टाटिया ने गंभीर होने का संकेत देते हुए अपने बाल बांध लिए। फिर उसने घोषणा की, देखो, मेरी एक जोड़ी चोटी अब 3 हो गई हैं। उसने कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपने दिमाग पर पूरी ताकत लगाएं और कोई न कोई रास्ता खोज निकालें। उसने उत्साह से कहा कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति को खुशी में बदला जा सकता है और इसके लिए सिर्फ एक विचार की जरूरत होती है। यही जादू की असली ताकत थी। यह सुनकर कोको हैरान रह गई और खुशी से बोली कि टाटिया बिल्कुल सही कह रही थी। इसके बाद टाटिया ने उन्हें सुझाव दिया कि वे सबसे पहले अपने दिमाग पर पूरी तरह जोर डालें और जितने भी विचार उनके मन में आ सकते हैं उन सभी को सामने रखें। कोई भी सुझाव छोटा या बेकार नहीं माना जाएगा, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों ना हो। हर विचार का स्वागत किया जाएगा। बाद में वे मिलकर तय करेंगे कि उन विचारों के साथ क्या किया जा सकता है। तभी कोको को कुछ याद आया और उसने पूछा कि क्या वे यही काम अपने इटालियर के पाठों के दौरान भी नहीं करते थे। टाटिया ने उसकी बात से सहमति जताई। वहीं अघोट ने कहा कि ये ऐसी आदतें थीं जिन्हें उसने समय के साथ विकसित किया था और मुश्किल परिस्थितियों के सामने आने पर वह वास्तव में इन्हीं आदतों पर भरोसा कर सकती थी। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उन्हें तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। कोको ने भी सहमति जताते हुए कहा कि यह एक अच्छा विचार था। तभी उसकी नजर अपने पास मौजूद किसी चीज पर पड़ी। वह टाटिया थी, जो मुस्कुराने के बावजूद डर के मारे कांप रही थी। यह देखकर कोको ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने उन सभी का हौसला वापस पाने में मदद की थी। टाटिया ने भी खुशी से उसे धन्यवाद दिया और कहा कि यह सुनकर उसका खुद का हौसला भी बढ़ गया था। अघोट उन दोनों की इस बातचीत से थोड़ी चिढ़ गई। फिर उसने अपने सामान और औजार निकालना शुरू किया और कहा कि उन्होंने जो किया वह ठीक था, लेकिन क्या अब वे अपने हौसले के साथ साथ अपने उपाय भी तलाशना शुरू कर सकती हैं? यह सुनकर दोनों कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गईं, क्योंकि अघोट अपने साथ इतना सारा सामान लेकर आई थी कि वे हैरान रह गई थीं। इसके बाद अघोट ने अपने द्वारा तैयार किए गए सभी जादुई मंत्र निकालकर जमीन पर फैला दिए। उसने कहा कि वे सबसे पहले अब तक इस्तेमाल की गई सभी सीलों की दोबारा समीक्षा करने से शुरुआत करेंगी। कुछ समय बाद टाटिया ने कई ऐसे जादुई मंत्र चुन लिए जिनका वे इस्तेमाल कर सकती थीं। उसने कहा कि अब उन्हें यह पता लगाना था कि आखिर वे इन मंत्रों का इस्तेमाल किस तरह करेंगी। अघोट ने इस बारे में सोचा और फिर तय किया कि उनके विकल्पों में से पुनरावृत्ति की सिगिल को हटा देना चाहिए। टाटिया ने उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहा कि यह एक अच्छा सुझाव था। उसने समझाया कि किसी व्यक्ति के लिए समय को पीछे ले जाना निषिद्ध था और ऐसा करने से यूइनी का शरीर केवल एक समय चक्र में फंस जाएगा, जहां वह बार बार उसी एक क्षण को दोहराता रहेगा। इसके बाद उन्होंने कुछ और जादुई मंत्र चुने, लेकिन वे इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रही थीं। तभी टाटिया ने अचानक सोचा कि क्या वे यूइनी को उस स्याही से अलग करने का कोई तरीका खोज सकती हैं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही इस विचार पर सवाल उठाया, क्योंकि किसी टैटू को हटाना असंभव माना जाता था। तभी कोको ने एक सिगिल की मदद से आग की लपटें पैदा कीं और कहा कि शायद उन्हें उस सील को हटाने की जरूरत ही नहीं थी, शायद उन्हें सिर्फ उसे काम करने से रोकने की जरूरत थी। जैसे ही उसने उस सिगिल के ऊपर कोई चीज रखी, आग की लपटें अचानक बुझ गईं। टाटिया ने हैरानी से पूछा कि आग आखिर बुझ क्यों गई? कोको ने समझाया कि उसका विचार यह था कि वे 2 जादुई मंत्रों को एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करें, एक आग जलाने के लिए और दूसरा उसे बुझाने के लिए। उसने कहा कि अगर वे सिगिल के संकेतों को उलट दें तो उस सील के प्रभाव को भी उलटा जा सकता है। इसलिए अगर वे यूइनी के शरीर पर मौजूद उसी जादू को दोबारा बिल्कुल उसी आकार में बनाएं, लेकिन उसे उलटी दिशा में बनाएं और फिर दोनों सीलों को एक दूसरे के ऊपर रख दें, तो शायद दोनों एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर सकती हैं और यूइनी को वापस सामान्य स्थिति में ला सकती हैं। यह समझाने के बाद
टाटिया और अगोट दोनों कोको को एकटक देखने लगीं। उनके इस तरह देखने से कोको घबरा गई और उसने माफी मांगते हुए पूछा कि क्या उसका यह विचार भी निषिद्ध था। उसने समझाया कि उसने बस यह सोचा था कि अगर एक जादुई मंत्र का इस्तेमाल दूसरे जादू को मिटाने के लिए किया जा सकता है तो शायद हो सकता है कि इसे आम तौर पर जादू करने या मंत्र चलाने की श्रेणी में न गिना जाए। अगोट ने हैरानी से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसने इससे पहले कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था। कोको चुप हो गई और माफी मांगते हुए सोचने लगी कि शायद उसका विचार बेवकूफी भरा था। लेकिन अगोट ने बताया कि कोको जो सुझाव दे रही थी उसका पहले कभी कोई उदाहरण ही नहीं था। वहीं टाटिया ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जादू को दुनिया में लाई गई एक वरदान के रूप में देखा जाता था, इसलिए किसी के मन में कभी यह विचार ही नहीं आया कि जादू को पूरी तरह मिटाया भी जा सकता है। यह सुनकर कोको उलझन में पड़ गई। तब टाटिया ने समझाया कि सरल शब्दों में कहें तो किसी ऐसी चीज को निषिद्ध नहीं माना जा सकता जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा तक न हो। कोको भी इस बात से सहमत हो गई। अगर जादू के प्रभाव को हटाया जा सकता था तो सील के अभी भी मौजूद रहने के बावजूद सब कुछ सामान्य स्थिति में वापस आ सकता था। कोको को लगा कि शायद यह तरीका काम कर सकता है। उसने कहा कि अब उन्हें बस उस सील को ढूंढना होगा जिसे बनाया गया था ताकि वे यूएनी को बचा सकें। तभी कोको को कुछ याद आया और उसने सोचा कि शायद यही तरीका उसकी माँ के लिए भी काम कर सकता है, अगर वह उस सील को ढूंढ पाए जो उसकी माँ के शरीर पर बनाई गई थी। अघोट ने कहा कि उनका विचार बिल्कुल भी बुरा नहीं था और उसने कोको की तारीफ भी की। यह सुनकर कोको शर्म से झेंप गई और थोड़ी घबरा गई। कोको ने समझाया कि वह काफी लंबे समय से इसी बारे में सोच रही थी। जब उसने यूएनी की ओर देखा तो उसने सोचा कि अगर वे उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसे पूरा यकीन था कि वे उसकी माँ को भी बचा सकते हैं। तभी टाटिया ने पूछा कि वे यूएनी के शरीर पर बनी सील की जांच करने के लिए उसके इतने करीब आखिर कैसे पहुंचेंगे। इस पर अघोट ने कहा कि यह वाकई एक अच्छा सवाल था। तभी ब्रश बड़ी ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा और जमीन पर बने जादुई मंत्रों की ओर इशारा किया। कोको ने उन मंत्रों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। यह सुनकर अघोट ने जादुई मंत्रों का एक ऐसा संयोजन तैयार किया जिसके बारे में उसे विश्वास था कि वह काम करेगा। उनमें से एक ने फिर से बोरो शेड का लबादा पहन लिया और जैसे ही वह बाहर निकला उसने तुरंत स्केल वुल्फ यूएनी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस व्यक्ति ने खुद को एक स्केल वुल्फ का रूप दे लिया और अपने मुंह में रस्सी जैसी एक वस्तु पकड़ रखी थी। फिर वह नीचे कूदा और तेजी से भागने लगा, जिसके कारण यूएनी भी उसका पीछा करने लगा। तभी पता चला कि उस लबादे के अंदर असल में कोको थी, जो जानबूझकर यूएनी को बाकी सभी से दूर ले जा रही थी। अघोट ने समझाया कि जब एक स्केल वुल्फ दूसरे स्केल वुल्फ को देखता है तो वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से टकराने की कोशिश करते हैं। उसने कोको को निर्देश दिया कि वह यूएनी के सामने बार बार छलांग लगाती रहे जब तक कि वह पत्थर की रस्सियों में उलझ न जाए। इसके बाद उसे यूएनी को वापस टाटिया की ओर ले जाना था। टाटिया ने कोको को आवाज लगाकर कहा कि उसे उसी दिशा में आना है और जैसे ही वे पर्याप्त करीब पहुंच गए, टाटिया ने जमीन पर पहले से तैयार किए गए उस जादुई मंत्र को सक्रिय कर दिया जो यूएनी के चारों ओर बना हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा कि सब कुछ तैयार है और बताया कि एलरा की हवा की दीवार उन्हें सुरक्षित रखने के साथ साथ यूएनी को एक ही जगह पर रोककर रखने के लिए बिल्कुल सही थी। उसने समझाया कि उन्होंने अब रेत की दीवारों से बना एक पिंजरा तैयार कर लिया था। ये मोटी मोटी दीवारें उसी तरीके से बनाई गई थीं जिस तरीके से उन्होंने पहले रेत को कपड़े में बदला था। उसने स्वीकार किया कि वह खुद कभी इस तरह का विचार नहीं सोच सकती थी। इसके बाद उसने कहा कि उन्होंने यूएनी को पूरी तरह से रोक लिया है और अघोट से जल्दी करने को कहा क्योंकि अब आगे का काम उसी और ब्रश बड़ी के जिम्मे था। बताया गया कि एक बार यूएनी को काबू में कर लेने के बाद वे ब्रश बड़ी को उसके पास भेजेंगे। उसकी तेज सूंघने की क्षमता और स्याही की गंध की ओर आकर्षित होने की वजह से वही उनकी उस सील को खोजने की सबसे बड़ी उम्मीद था। जब अघोट रेत से बने उस पिंजरे के ऊपर पहुंची तो ब्रश बड़ी छलांग लगाकर यूएनी के ऊपर जा पहुंचा और उसके पूरे शरीर को ध्यान से तलाशने लगा। कुछ ही देर बाद उसे यूएनी की गर्दन के पीछे बना हुआ टैटू मिल गया जिसे अघोट ने भी देख लिया। अघोट भी नीचे कूद गई, लेकिन जैसे ही उसने उस टैटू को देखा वह चिंतित हो गई क्योंकि वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटा था। उसने सोचा कि इस तरह का काम रिचे के लिए ज्यादा सही होता क्योंकि वह ऐसे काम में अच्छी थी। उधर यूएनी रस्सियों से निकलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। उसे देखकर अघोट को एहसास हुआ कि रिचे किसी भी तरह उनकी मदद नहीं कर पाएगी। ऐसा कहना उसकी ओर से बहुत कठोर था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर उसने अपनी हथेली पर एक सील बनाई और मन ही मन कामना की कि यूएनी वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। साथ ही उसने रिचे के लिए भी ऐसा ही होने की प्रार्थना की।
जादू चमक उठा और उसने चिल्लाकर कहा कि काम हो गया है। तभी यूइनी के शरीर में कुछ होने लगा, जिससे कोको और टाटिया का ध्यान भी उसकी ओर चला गया। अचानक पिंजरे के अंदर एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे अगोट उछलकर दूर जा गिरी। लेकिन सौभाग्य से जमीन पर गिरने से पहले ही टाटिया ने उसे पकड़ लिया। टाटिया ने अगोट से पूछा कि क्या वह ठीक है। इस पर अगोट ने जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और टाटिया से कहा कि उसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने देखा कि रेत से बना पिंजरा ढह रहा है, तो वे तुरंत सोचने लगे कि आखिर यूइनी के साथ क्या हुआ। जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि यूइनी अभी भी अपने स्केल वुल्फ के रूप में ही था। यह देखकर वे सभी बुरी तरह हिल गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जादू काम नहीं कर पाया। अगोट पूरी तरह से स्तब्ध थी कि उसका जादू काम क्यों नहीं किया। वह सोचने लगी कि कहीं उसने सील गलत तो नहीं बनाई थी या फिर उसे पर्याप्त सटीकता से नहीं बनाया गया था। जैसे जैसे वह घबराती जा रही थी, तभी यूइनी ने उन्हें देख लिया। वह खड़ा हुआ और अपने शरीर को बांधने वाली पत्थर की रस्सियों को झटक कर अलग कर दिया। ऐसा करते ही वे पत्थर की रस्सियां चाबुक की तरह तेजी से लहराईं और अघोट की पीठ पर जा लगीं, जिससे टाटिया घबरा गईं। इसके बाद भी वे रस्सियां पूरे इलाके में चाबुक की तरह तेजी से लहराती रहीं और इधर उधर वार करती रहीं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। इसके जवाब में टाटिया ने हमलों को रोकने के लिए रेत की एक दीवार बना दी और साथ ही मदद के लिए पुकारने लगी। कोको यह देखकर बुरी तरह घबरा गई कि वे सभी फंस चुके थे। उसने सोचा कि उसे किसी भी तरह उनकी मदद करने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने मन ही मन कहा कि उनका तरीका काम नहीं कर पाया और यूइनी अभी भी एक भेड़िए के रूप में ही था। वह सोचने लगी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके दोस्त खतरे में थे और अगर सील को उलटने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या इसका मतलब यह था कि एक बार किसी शरीर को जादू की मदद से बदल दिया जाए तो उसे वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए साधारण जादू पर्याप्त नहीं होता? उसी समय एक और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने सदस्य उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि कोको ने जो बात कही थी वह बिल्कुल सही थी। उसने कहा, आखिर तुम इतनी समझदार लड़की हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारे मन के किसी कोने में तुम पहले ही इसका अंदाजा लगा चुकी थी। कोको ने उसकी आंख के गोले वाले मुखौटे को देखा तो उसे तुरंत एहसास हो गया कि यही वह चुड़ैल थी जिसने उसे जादू की किताब और जादुई छड़ी दी थी। तब उसने अपना परिचय इगुइन के रूप में दिया और खुद को दुनिया की आंख द लिडलेस वन यानी पलकों से रहित आंख कहा। इसके बाद वह खूबसूरती से छलांग लगाते हुए आगे आया और कोको के सामने खड़ा हो गया। उसने उसे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हुए उसे आशा की संतान कहकर संबोधित किया। उसने कहा कि उनके इरादे कभी भी उसके दिल में इतनी पीड़ा और बेचैनी पैदा करने के नहीं थे और माफी के तौर पर उसने कोको के साथ एक रहस्य साझा करने की पेशकश की, एक ऐसा तरीका जिससे उस लड़के को बचाया जा सकता था और उस पर किए गए जादू को तोड़ा जा सकता था। यह सुनकर कोको का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। उसने पूछा कि क्या वह सही समझ रही है और क्या इसमें निषिद्ध जादू शामिल है। इगुइन ने उसकी बात से सहमति जताई। फिर उसने कोको से कहा कि वह चिंता न करे। उसने समझाया कि उसके दोस्तों को इस बारे में कभी पता चलने की जरूरत नहीं है। वह किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताएगा क्योंकि हर चुड़ैल के अपने कुछ रहस्य होते हैं। उसने आगे कहा कि अगर वह सही समझ रहा है तो कोको अपने दोस्तों को बचाना चाहती है। इसके बाद उसने कोको का हाथ पकड़ा और उसे एक पंख वाली कलम दी। फिर उसने उससे कहा कि अब समय आ गया है कि वह सील बनाए। उसने यह भी बताया कि यूइनी को बचाने और उसे सामान्य स्थिति में वापस लाने में सक्षम एकमात्र जादू एक प्राचीन और निषिद्ध जादू था। जब इगुइन ने महसूस किया कि कोको कांप रही है तो उसने उससे पूछा कि क्या वह डर के मारे कांप रही है और क्या उसे निषिद्ध जादू से डर लगता है। फिर उसने कहा कि ये जादू उन जादू से अलग नहीं है जिन्हें वह पहले से जानती है। उसने आगे कहा कि कोको भी इन जादू का इस्तेमाल करना सीख जाएगी और वह खुद उसे इन्हें सिखाएगा। तभी अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत करो। तभी पता चला कि वह सिल्वर वुल्फ यूइनी था। उसने कोको को इगुइन से दूर खींच लिया और उसे दूसरी ओर फेंक दिया। इसके बाद यूइनी ने बोलते हुए कहा कि निषिद्ध जादू बुरे होते हैं। यह सुनकर कोको बुरी तरह चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा कि क्या यूइनी अभी भी उसके अंदर मौजूद था। कोको ने फिर पूछा कि क्या उनकी योजना काम कर गई थी। इस पर रेत की ढाल के पीछे से टाटिया बाहर आई और कहा कि वह इसे पूरी तरह सफल तो नहीं कहेगी, लेकिन इसे असफल भी नहीं कहा जा सकता। कोको ने आगे कहा कि यूइनी अब दोबारा बात कर पा रहा था, जिसका मतलब था कि वे उसके कुछ हिस्से को वापस सामान्य स्थिति में लाने में कामयाब हो गए थे। तब टाटिया ने इगुइन से कहा कि उसका यह दावा कि यूइनी को बचाने के लिए केवल निषिद्ध जादू ही काम कर सकता है पूरी तरह झूठ था।
उसने समझाया कि हर छोटा सा बदलाव एक नई संभावना का रास्ता खोल देता है। उसने कहा कि अगर किसी के अंदर कुछ करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प हो तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है, और यही तो जादू की असली प्रकृति है। टाटिया की यह बात सुनकर कोको बहुत खुश हो गई। इसी दौरान इगुइन ने यूइनी के पीछे छलांग लगाकर कलाबाजी करते हुए जगह बदली और बताया कि उन्होंने सीलों को उलटकर जादू के प्रभाव के एक हिस्से को निष्क्रिय कर दिया था। उसने उनके इस काम को अद्भुत बताया और उनकी सूझबूझ से काफी प्रभावित हुआ। इगुइन ने समझाया कि प्राचीन समय में सभी प्रकार की शक्तियों का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था। उस समय जो चीजें उनके पास व्यवस्था या नियमों के रूप में नहीं थीं, उसकी भरपाई वे अपनी नई नई खोजों और रचनात्मक सोच से कर लेते थे। उसने आगे कहा कि जब वह लड़कियों द्वारा उठाए गए हर एक कदम को देख रहा था तो उसे इस बात का और भी ज्यादा दुख हो रहा था कि वे आज के समय में उस युग में पैदा नहीं हुई। उसने यह भी कहा कि वह चाहता है कि कोको को नुकीली टोपी पहनने वाले जादूगरों के बनाए सिद्धांतों से आजाद कर दिया जाए ताकि वह एक सच्ची चुड़ैल बन सके। यह सुनकर कोको हैरान रह गई और उसने पूछा कि इगुइन का आखिर मतलब क्या था। इगुइन ने फिर उन्हें एक प्रदर्शन करके दिखाने का फैसला किया और उन्हें ध्यान से देखने के लिए कहा। यह सुनकर अगोट का ध्यान उसकी ओर गया और उसने चिंता से पूछा कि वह अब क्या करने वाला है। इगुइन ने कहा कि यह ऐसा जादू था जिसके बारे में उन्हें जानना नहीं चाहिए, और ऐसे मंत्र थे जिन्हें उन्हें न तो सीखना चाहिए और न ही बनाना चाहिए। इसके बाद पता चला कि इगुइन ने उन्हीं निषिद्ध मंत्रों का इस्तेमाल करके यूइनी के शरीर में हुए बदलाव को उलट दिया था। उसने समझाया कि उन्हें केवल एक झलक दिखाना ही काफी था ताकि वे समझ सकें कि उन पर लगाए गए नियम उन्हें अनंत संभावनाओं से किस तरह वंचित कर रहे थे। सामान्य मानव रूप में वापस आने के बाद यूइनी कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिससे कोको का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। कोको यह देखकर हैरान रह गई कि यूइनी वापस सामान्य स्थिति में आ गया था, जबकि अघोट ने चिंता में उसका नाम पुकारते हुए आवाज लगाई। इसके बाद इगुइन ने यूइनी की गर्दन पर लगी वह सील निकाल ली जिसका इस्तेमाल उसने उसे सामान्य रूप में वापस लाने के लिए किया था। फिर उसने कहा कि यह बेहद शानदार था और उसका प्रदर्शन पूरा हो चुका था। लेकिन इसके बाद यूइनी फिर से स्केल वुल्फ के रूप में बदलने लगा। जब यह सब हो रहा था तब इगुइन ने समझाया कि अगर जादू उसी की ओर से किया गया हो तो उसका कोई खास मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही वह यह कहने लगा कि अगर वे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें खुद ही जादू बनाना होगा, तभी अचानक उसके हाथ से ताबीज उड़कर बाहर निकल गया। तभी पता चला कि कोको ने अपने जादू का इस्तेमाल करके उस ताबीज को अपनी ओर खींच लिया था। उसने बताया कि उसने ग्रैस्पिंग विंड का इस्तेमाल किया था और कहा कि लगता है आखिरकार उसे इस जादू का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आ गया था। इसके बाद उसने टाटिया और अगोट से कहा कि यह वही सील थी जिसका इस्तेमाल इगुइन ने यूइनी को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए किया था। उसने दोनों से जल्दी करने और उस सील को वापस अपनी जगह पर लगाने के लिए कहा। अगोट ने भी कोको के किए गए इस काम की तारीफ की। इसके बाद कोको इगुइन की ओर मुड़ी और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इगुइन उससे क्या बनाने के लिए कहता है, वह खुद तय करेगी कि उसे क्या बनाना है। उसने आगे कहा कि फिलहाल वह अभी भी जादू के आश्चर्य और भय को समझने और उसका अध्ययन करने में व्यस्त है। इगुइन ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो अगली बार जब वे मिलेंगे वह उसे जादू के इन दोनों पहलुओं के बारे में और भी ज्यादा बताएगा। फिलहाल उसने कहा कि लगता है वहां उसका समय अब खत्म हो चुका था। इतना कहने के बाद वह धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने गायब होने लगा। इसके बाद कहानी का दृश्य वापस एलरा और किफरे की ओर चला गया, जो एक और चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने सदस्य से लड़ रहे थे। वह सदस्य उन पर लगातार जादुई प्रक्षेप्य यानी हमले करने वाली वस्तुएं दाग रहा था। एलरा को एक साथ खुद को और किफरे को बचाने में काफी मुश्किल हो रही थी, जिसके कारण किफरे ने चिंता में उसका नाम पुकारकर उसे सावधान किया। वहीं उस जुड़े हुए शरीर वाले व्यक्ति ने घोषणा की कि वे लोग जल्द ही बच्चों के पास वापस नहीं जा पाएंगे। उसने आगे कहा कि भले ही उन्होंने उसके असली रूप का पता लगा लिया हो, लेकिन इससे वे जीत के करीब नहीं पहुंचे थे। उसने यह भी कहा कि उसे अभी भी पहचान पाना और उसकी वास्तविक स्थिति को समझ पाना बेहद मुश्किल था। काले कपड़े की पृष्ठभूमि के सामने उसकी चादर पर हर तरह के जादुई मंत्र लिखे हुए थे। अपने हाथों में छोटे छोटे पत्थर पकड़े हुए उसने कहा कि उसे बस स्याही से रंगे हुए एक पंजे से एक घेरा पूरा करना था और यह उनके विनाश का हथियार बन जाएगा। वे छोटे छोटे पत्थर एक बार फिर अविश्वसनीय गति से उनकी ओर उड़ने लगे और ऐसा लग रहा था कि अब उनके पास उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तभी अचानक उनके सामने आग की लपटें फूट पड़ीं और उड़ते हुए पत्थरों से उनकी रक्षा करने लगीं। यह देखकर एलरा और केफरे के साथ साथ
चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने वह सदस्य भी हैरान रह गया। उसने कहा कि उनके पास इतनी जल्दी ऐसा जादुई मंत्र तैयार करने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं था। एलरा और केफरे ने तुरंत उस जादू को पहचान लिया। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह व्यक्ति उपहास करते हुए बोला कि चूंकि हर तरह की रोशनी और गर्मी अग्नि जादू के क्षेत्र में आती है, इसलिए हर आग की लपट उसकी सेवक है। यह कोई और नहीं बल्कि अरुजो था। आग के जादू का इस्तेमाल करते हुए उसने चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य से पूछा कि क्या वह अपने उस सर्वशक्तिशाली कपड़े से बने हथियार के बारे में डींगे हाँकना जारी रखना चाहेगा। केफरे ने उसका नाम पुकारते हुए पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था। इस पर अरुजो ने समझाया कि एक छोटी सी चिड़िया ने उसे बताया था कि उन्हें मदद की जरूरत हो सकती है, और वह छोटी सी चिड़िया कोई और नहीं बल्कि रीचे थी। इसके बाद रीचे ने समझाया कि उसके पास अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अकेले उन्हें बचा सके, इसलिए वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने चली गई जो उनकी मदद कर सके। उसने बताया कि कुछ बड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद मांगने पर आपकी बात सुनते हैं, और यह बात उसे किफरे ने ही सिखाई थी। इसके बाद कहानी का दृश्य अतीत में चला गया, जहां रिया अकेली चलते हुए रो रही थी। तभी अचानक किसी ने उसे आवाज दी और पूछा कि क्या वह रो रही है और आखिर हुआ क्या है। पता चला कि यह पहली बार था जब उसकी मुलाकात किफरे और अरुजो से हुई थी। अरुजो ने उससे पूछा कि क्या उसके साथ कुछ हुआ है या कोई परेशानी है। उसने यह भी कहा कि वह वॉचफुल आइज से इसकी तुरंत जांच करवाएगा। तभी किफरे ने उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाए और कहा कि वे उसकी कही हुई बात पर विश्वास करने का वादा करते हैं। फिर उसने पूछा कि क्या रिया उन पर अपना भरोसा रख सकती है। इसके बाद अरुजो ने कहा कि मदद मांगने के लिए उसके पास आकर रिया ने बहुत अच्छा किया था। उसने यह भी कहा कि यह एक समझदारी भरा फैसला था। यह सुनकर रीचे ने अपने चेहरे पर दिखाई दे रही खुशी और उत्साह को रोकने की कोशिश की। तभी चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य ने कहा कि भले ही उनकी तरफ एक बच्ची और एक बीमार व्यक्ति हो, फिर भी अब उनकी संख्या 4 हो गई थी। और जैसे ही वह यह कहने वाला था कि वे संख्या में अधिक हैं, लेकिन अभी उनकी जीत निश्चित नहीं हुई है, तभी अचानक इगुइन वहां प्रकट हुआ और उसने उसकी चादर खींच ली। इगुइन ने कहा कि वह कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा था और उसे सॉसरिन कहकर बुलाया। उसने समझाया कि वह जानता था कि सॉसरिन बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने कहा कि अब उन्हें वहां से पीछे हट जाना चाहिए। जब सॉसरिन इसका विरोध करने वाला था, तभी इगुइन का लहजा अचानक डरावना हो गया। उसने कहा कि वे अब जा रहे हैं। यह सुनकर सॉसरिन डर से कांपने लगा और कुछ ही देर बाद वे दोनों वहां से गायब हो गए। किफरे ने चिल्लाकर उन्हें रुकने के लिए कहा और चेतावनी दी कि वे भागने की हिम्मत न करें। इसके साथ ही उसने अपना जल जादू सक्रिय कर दिया। तभी अरुजो उसकी ओर दौड़ते हुए आया और उससे शांत रहने तथा सोचने के लिए कहा। उसने किफरे के कपड़े पकड़ लिए और आमने सामने उससे पूछा कि इस समय ऐसी कौन सी चीज है जिस पर उसे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अरुजो की बात सुनकर किफरे को एहसास हुआ कि वह गलत चीजों पर अपना ध्यान लगाए हुए था। उसने अरुजो से कहा कि उसे बच्चों यानी अपने शिष्यों पर ध्यान देना चाहिए। यह सुनकर अरुजो ने उसकी तारीफ की और उसे चलने में मदद करते हुए कहा कि उसे खुशी है कि आखिरकार किफरे को यह बात समझ आ गई। वहीं रीचे ने उससे जल्दी करने और उसके साथी शिष्यों को ढूंढने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद जब उन्होंने चारों बच्चों को एक साथ देखा तो एलरा को राहत महसूस हुई। वहीं रीचे की आंखें खुशी से चमक उठीं। जब उसने देखा कि यूइनी ठीक था, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ी। उनके दोबारा मिलने के बाद यूइनी ने उन्हें बताया कि एक चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने जादूगर ने उसके शरीर पर टैटू बनाया था और दूसरे ने उसे फिर से पहले जैसा कर दिया था। उसने टिप्पणी की कि चौड़ी किनारी वाली टोपी पहने उस सदस्य का शायद यही इरादा था कि वह बच्चों को प्रतिबंधित जादू दिखाए। फिर उसने सवाल किया कि क्या वे सच में किसी इंसान के शरीर को खिलौने की तरह समझते हैं, जिस पर जब चाहे कुछ भी लिख दिया जाए। इसके बाद यूइनी ने बताया कि असल में वह पूरी तरह से सामान्य स्थिति में वापस नहीं आया था। उसने अपनी गर्दन पर लगे छोटे से पदक की ओर इशारा करते हुए समझाया कि वह एक ऐसा उपकरण था जो सील के प्रभाव को रद्द कर देता था। अगर वह उस पदक को हटा देता तो वह दोबारा भेड़ी में बदल जाता। इसका मतलब था कि प्रतिबंधित जादू का प्रभाव अभी भी उसके अंदर मौजूद था। चिंतित स्वर में यूइनी ने पूछा कि क्या उसकी यादें मिटा दी जाएंगी। रीचे ने तुरंत चिल्लाकर कहा नहीं और दृढ़ता से इसका विरोध किया। उसने कहा कि यूइनी इस पूरी घटना का शिकार था। वहीं टाटिया ने कहा कि शायद अगर वे नाइट्स मोरालेस को पूरी सच्चाई समझा दें तो वे उनकी बात समझ जाएंगे। उसने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया है उसी को दोषी ठहराना गलत है। हालांकि अगोट ने कहा कि उसे पूरा शक था कि नाइट्स मोरालेस उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। उसने समझाया कि जैसे ही उन्हें यूइनी की गर्दन पर मौजूद सील के बारे में पता चलेगा
वे इसे नियमों का उल्लंघन मान लेंगे और बिना कोई सवाल पूछे उसके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। लेकिन कोको इससे सहमत नहीं थी। उसने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि जैसे ही उसे याद आया कि उनके साथ पहले क्या हुआ था, उसने तुरंत अपनी बात वापस ले ली और मान लिया कि शायद अगोट सही कह रही थी। यूनी ने कहा कि उसे नहीं लगता कि उसके मास्टर कुक उसे इस हालत में स्वीकार करेंगे। उसने आगे कहा कि अब उसे नहीं लगता कि उसकी कोई कीमत बची है, क्योंकि वह एक बेकार और परेशानी पैदा करने वाला शिष्य है जिसने जादू के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उसने कहा कि यह विडंबना है कि यह सब ठीक उसी समय हुआ जब उसे लगा था कि वह आखिरकार आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उसने यह भी मानना शुरू कर दिया था कि शायद वह अपने तरीके से एक अच्छी चुड़ैल बन सकता है। तभी एलरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि उसके अंदर हमेशा से एक अच्छी चुड़ैल बनने की क्षमता थी। वह क्षमता हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। उसने समझाया कि यूइनी अपनी कमजोरियों को पहचानता है और अपनी खूबियों से उनकी भरपाई करता है। वह समस्याओं के जवाब ढूंढता है और मुश्किलों पर काबू पाता है। वह यह भी जानता है कि वह क्या कर सकता है और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। एलरा ने आगे कहा कि अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि उसका भविष्य पहले ही तय हो चुका है। उसने दृढ़ता से कहा कि वह किसी को भी यूइनी की याददाश्त मिटाने नहीं देगी। एलरा की बातों से यूइनी का आत्मविश्वास फिर से लौट आया और उसने उसे धन्यवाद दिया। तभी किफरे ने कहा कि शायद रीचे के हाल ही में सीखे गए नए जादू से यूइनी की मदद हो सकती है। यह सुनकर रीचे का ध्यान तुरंत उसकी ओर गया। जब रीचे दीवार पर अपना जादुई मंत्र बनाने लगी तो रीचे ने समझाया कि उसके फूलदान के अंदर मौजूद गुप्त कमरा कोई ऐसी चीज थी जिसे उसने बहुत ही पहले हासिल किया था। उसने उन्हें बताया कि इसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता इटालेलियर की ओर जाता है और दूसरा जंगल की ओर। उसने तय किया कि वह एक और रास्ता बनाने की कोशिश करेगी ताकि देख सके कि क्या वह मदद के लिए अरुजो तक पहुंच सकती है। अरुजो ने उन्हें समझाया कि विंडोवे बनाना बेहद मुश्किल होता है। किसी व्यक्ति के उसके अंदर से गुजरने लायक बड़ा सील बनाना और उसे इतनी साफ सुथरी तरह से तैयार करना कि वह ठीक से काम करे, इसके लिए बहुत सावधानी और काफी अनुभव की जरूरत होती है। इसलिए रीचे ने बताया कि उसने रेनक्लीवर की तरह इसे बनाने की कोशिश की। उसने कई छोटे छोटे सील बनाए और उन्हें आपस में जोड़ दिया ताकि वे मिलकर लगभग उतनी ही शक्ति हासिल कर सकें जितनी एक बड़े जादुई मंत्र में होती है। आखिरकार वह विंडोवे बनाने में सफल हो गई। उसने यह भी बताया कि यह तरीका उसे किफरे ने सिखाया था। यह सुनकर किफरे का ध्यान उसकी ओर गया। रीचे ने आगे समझाया कि जिन छोटे छोटे सीलों को बनाना वह अच्छी तरह जानती थी, उन्हें मास्टर किफरे द्वारा सिखाए गए तरीके से आपस में जोड़ा गया। इसके बाद यूइनी के चोयर से मिले विंडो के चिन्ह और उसे विरासत में मिले डोरवे के सिगिल को भी इसमें शामिल किया गया। इन सभी चीजों के मेल से ऐसा जादू तैयार हुआ जिसे वह अकेले कभी नहीं बना सकती थी, लेकिन उसके बिना यह जादू अस्तित्व में भी नहीं आ सकता था। इसके बाद वह यूइनी की ओर मुड़ी और उसे आवाज दी। उसने बताया कि यह जादू खास तौर पर उसी के लिए था और उससे कहा कि वह इसका इस्तेमाल करके सुरक्षित स्थान पर चला जाए। यह सुनकर यूइनी हैरान और उलझन में पड़ गया। गुफा से बाहर निकलने के बाद एलरा ने समझाया कि फिलहाल उसे कुछ मुश्किलों को सहना पड़ेगा। वहीं किफरे ने कहा कि जब तक वे उस सील को हटाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते, तब तक यूइनी को छिपकर रहना होगा और अभी ग्रेट हॉल में वापस नहीं जाना चाहिए। यूइनी थोड़ी देर हिचकिचाया और पूछा कि क्या वे सच में कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। उसने कहा कि हो सकता है कि यह सील हमेशा के लिए उसके साथ रह जाए। फिर उसने चिंतित होकर पूछा कि क्या वह कभी दोबारा चुड़ैल बन पाएगा। एलरा ने खुशी खुशी उसकी पीठ थपथपाई और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने यह भी कहा कि वह उसे जादू के बारे में सिखाएगी। उसने समझाया कि अब यूइनी उसकी जिम्मेदारी है और वह उसकी रक्षा करने में असफल रही थी। इसके लिए उसने उससे माफी मांगी और वादा किया कि अब से वह उसे सुरक्षित रखेगी। यूइनी यह सुनकर हैरान रह गया और उसने एलरा को धन्यवाद दिया, उसे मास्टर कहकर संबोधित किया। इसके बाद उसने अचानक अपने टैटू पर लगा पदक हटा दिया और फिर से स्केल वुल्फ में बदल गया। थोड़े शर्मीले अंदाज में उसने समझाया कि उसे लगा कि इस रूप में उसे ढूंढना उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा और वह इस रूप में तेज भी दौड़ सकता है। रीचे ने उसके शरीर पर मौजूद स्केल्स पर अपना हाथ रखा और कहा कि उसे कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना ही यूइनी की सबसे बड़ी खूबी थी। हालांकि यूइनी के नुकीले स्केल्स की वजह से रीचे के हाथ में दर्द हुआ। उसने कहा कि उसके स्केल्स थोड़े चुभते हैं। यह सुनकर यूइनी घबरा गया और शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगने लगा। इसके बाद उसने रीचे से थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा और उस इलाके के चारों ओर दौड़ने लगा। बताया गया कि जब स्केल वुल्फ अपने कठोर स्केल्स को झाड़ने के लिए दौड़ते हैं तो वे ऐसा एक खास वजह से करते हैं। कोको, अगोट,
रीचे और टाटिया उसे दौड़ते हुए देख रहे थे और सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ देर बाद वह वापस रीचे की ओर दौड़ता हुआ आया। अब उसके शरीर पर कठोर स्किल्स नहीं थे, इसलिए रीचे आखिरकार उसे बिना चोट लगे गले लगा सकती थी। यूइनी ने उससे पूछा कि क्या अब वह बेहतर था और क्या अब वह नरम लग रहा था। रीचे ने उसकी बात से सहमति जताई। यूइनी ने बताया कि लंबे समय तक वह किसी और की तरह बनना चाहता था, लेकिन अब वह बस फिर से खुद जैसा बनना चाहता था। उसने रीचे से वादा किया कि वह एक दिन अपने असली रूप में वापस लौटेगा। रीचे ने जवाब दिया कि वह उसका इंतजार करेगी और जब वह दिन आएगा तब वे दोनों एक दूसरे को वह जादू दिखाएंगे जो उन्होंने सीखा होगा। कुछ समय बाद एलिजा और यूइनी वहां से चले गए। टाटिया ने टिप्पणी की कि वे सच में चले गए थे। इसके बाद रीचे ने जल्दी से कहा कि अब घर जाने का समय हो गया है। उसकी यह बात सुनकर अरुजो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया, लेकिन फिर उसने उसकी बात से सहमति जताई। किफरे ने उससे पूछा कि क्या वह थोड़ी देर और इंतजार नहीं करना चाहती। रीचे ने जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं चाहती, वह घर जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। उसने कहा कि उसे खुद को बेहतर तरीके से समझने, आगे बढ़ने और एक बेहतर चुड़ैल बनने के लिए और भी तरीके खोजने होंगे। सरपेंट बैग गुफा से बाहर निकलने के बाद लूसी ने उनका स्वागत किया और कहा कि आखिरकार वे बाहर निकल ही आए। अगोट ने तुरंत पहचान लिया कि वह नाइट्स मोरालेस की सदस्य थी। लूसी ने समझाया कि परीक्षा समाप्त होने के निर्धारित समय के बाद भी प्रॉक्टर वापस नहीं लौटा था, इसलिए वह मामले की जांच करने के लिए वहां आई थी। उसने कहा कि अब उसे लग रहा था कि वहां आकर जांच करने का उसका फैसला सही था। इसके बाद उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ था उसकी उसे पूरी रिपोर्ट चाहिए होगी। फिर उसने उन सभी से उसके साथ हॉल चलने के लिए कहा। यह सुनकर कोको हैरान रह गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे ग्रेट हॉल जाने वाले थे, वही स्थान जो पूरे जादूगर समाज का केंद्र था। और यह सीजन यही खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट सीजन के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें सीजन 3।